ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई। और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। रूही अपनी जगह से खड़ी हुई और उस आदमी के पास जाके उसके आदमी के हाथ को अपने सैंडल के हिल के नीचे बेहरमी से दबाते हुए बोली, कौन था वो? वो आदमी दर्द से तड़पते हुए बोला, क्वीन। वो आदमी ध्रुव सिन्हा ने ही हम ईशान खुरान को मरने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। देखिए, मैंने तुम्हें सारा सच बता दिया है। प्लीज प्लीज अब हम जाने दो। जाने दूं? क्यों? हाँ, क्यों जाने दूं? ताकि कल के दिन कोई आके तुम्हें किसी को मरने का कॉन्ट्रैक्ट दे और तुम उस इंसान को मार के अपने पेट पालो। हाँ, रूही ने ये बहुत ही डरावने तरीके से बोला था। उसकी बात सुन उन सभी आदमी को अब खुद के लिए डर लग रहा था। रूही ने अपनी बात को आगे करते हुए बोला, तुम लोग के लिए कितना आसान है न किसी को मार के उसके बदले आपसी लेने का। रॉकी में जा रही हूं और तुम्हें पता है इनके साथ क्या है। ये बोल रूही वहां से निकल गई। वही उसकी बात सुन और रॉकी को अपने सामने देख वो सभी गुंडे थर थर कांप रहे थे। रॉकी कौन नहीं जानता था? अंडरवर्ल्ड में सबको पता था रॉकी क्वीन का सबसे खास आदमी है, जिसके अंदर रहम नाम की चीज नहीं थी। पूरा अंडरवर्ल्ड रॉकी से डरता था। रॉकी और अरमान भी साथ में काम कर चुके थे। भले ही अंडरवर्ल्ड में क्वीन को किसी ने नहीं देखा था, लेकिन अरमान को सब जानते थे। अगर लड़कियों की स्मगलिंग और ड्रग स्मगलिंग को रोकने के लिए रूही ने अंडरवर्ल्ड में साथ में काम किया जाता था। रूही ने कभी भी पर्सनली जल्दी कोई भी अंडरवर्ल्ड मीटिंग को अटेंड नहीं की। नहीं, रूही सिर्फ और सिर्फ वही मीटिंग अटेंड करती थी जहां इंटरनेशनल लेवल पे होती थी। रूही ने अंडरवर्ल्ड भी सिर्फ इसलिए जून किया था ताकि वो वहां पे कुछ लोग के गलत काम को रोक सके, और इसमें अरमान भी उसका साथ देता था। भले ही अंडरवर्ल्ड में क्वीन को किसी ने नहीं देखा था, लेकिन अरमान को सब जानते थे। अगर लड़कियों की स्मगलिंग और ड्रग स्मगलिंग को रोकने के लिए रूही ने अंडरवर्ल्ड में साथ में काम किया जाता था। रूही ने कभी भी पर्सनली जल्दी कोई भी अंडरवर्ल्ड मीटिंग को अटेंड नहीं की। नहीं, रूही सिर्फ और सिर्फ वही मीटिंग अटेंड करती थी जहां इंटरनेशनल लेवल पे होती थी। रूही ने अंडरवर्ल्ड भी सिर्फ इसलिए जून किया था ताकि वो वहां पे कुछ लोग के गलत काम को रोक सके, और इसमें अरमान भी उसका साथ देता था। रूही रॉकी को ऑर्डर देते हुए वहां से निकल जाती है। वही रॉकी उन लोग की तरफ देखता है, फिर अपनी गर्दन ना में हिल देता है। थोड़े टाइम में फिर से उन लोगों की चीखने की आवाज आती, उसके बाद वो आवाज बंद हो गई। रॉकी इस वक्त किसी नरक से देवता से कम नहीं लग रहा था। उसके चेहरे और हाथ पे खून लगा हुआ था। वही रूही के जाते कार को कोई कब से घूर रहा था। यह कोई और नहीं अरमान था, जो हॉस्पिटल से ही रूही का पीछा कर रहा था, क्योंकि जब फोन पे मैसेज आया था तो अरमान ने उसके लाल आंखों नोटिस कर लिया था। अरमान को अंदाजा हो गया था कि रूही कहीं और ही जा रही है, इसलिए उसने नील को आर्यन के पास रुकने का बोल वो वहां से निकल जाता है। अरमान जैसे ही एंट्रेंस पे आता है तो रूह को एक कार में बैठा देख वो भी जल्दी से अपनी कार निकलता है और रूही की कार का पीछा करता है। जब वो देखता है कि वो एक विला में गई तो वो विला पे नाम देखता है जिसपे रूह एस हिल लिखा हुआ है। देख अरमान समझ गया गई यह विला रूही का है। अरमान अंदर जाने वाला था, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने अपने कार की डिक्की से एक ड्रोन बाहर निकलता है और उसे रूही के विला के पास ले जाता है और चेक करने लगता है कि रूही है किधर। तभी ऐसा करते करते थोड़ा टाइम बीत जाता, लेकिन जैसे ही अरमान ड्रोन को विला के पीछे वाले एरिया में गया तो अरमान की नजर सबसे पहले वाले विंडो पे गया, जहां पे उसे कुछ परछाई नजर आ रहा था। अरमान समझ गया कि वो लोग इधर ही है। अरमान ने अपने कार में बैठ सब कुछ देखने लगा। उसे पता चल गया था कि रूही ही अंडरवर्ल्ड क्वीन है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अंडरवर्ल्ड की क्वीन रूही कैसे है। जहां तक उसे पता था अंडरवर्ल्ड में क्वीन के पोस्ट पे आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड क्वीन का पोस्ट क्वीन के बाद उनके सबसे वफादार इंसान को मिलती है या फिर उनके वारिस को। अरमान ने अपने आप से ही कहा, मुझे अंडरवर्ल्ड का किंग तो पापा ने बनाया था, क्योंकि मैं ही उसका वारिस हूँ।
लेकिन रूही वो कैसे कही, यह रूही के मॉम का पोस्ट तो नहीं। लेकिन फिर उसने अपना सर झटक दिया और बोला, नहीं ये छोटी माँ तो नहीं हो सकती, वो कितनी अच्छी है, प्यारी थी, तो उनका अंडरवर्ल्ड से होना पॉसिबल नहीं। लेकिन फिर रूही क्वीन कैसे बनी? ये सब सोचते सोचते अरमान के सर दुखने लगा था। फिर एक नजर सामने देख बोला, लिटिल गर्ल, तुम्हें जितना मैं इनोसेंट समझता था तुम उतनी इनोसेंट हो नहीं। नाइस लिटिल गर्ल, आज तो तुमने जे सोच ही दे दिया। अरमान भी वहां से निकल जाता है। वही रूही विला आती है तो उसे सामने ही सोफे पे सुनीता जी, प्रेम जी और प्रिया दिखाई देती है। तभी प्रेम जी रूही के सर पे हाथ रखते हुए फिक्र से बोले, रूही बेटा, आर्यन कहाँ है? वो भी तो तुम्हारे साथ ही गया था ना, और तुम दोनों इतनी जल्दी में किधर गया थे? उनका खुद ले लिया और अपने भाइयों के लिए इतना फिक्र करते देख। फिर वो उनसे अलग होते हुए बोली, पापा वो भाई का एक्सीडेंट हुआ है और इस वक्त सिटी हॉस्पिटल में है, क्या वो ठीक है? कहीं उसे ज्यादा तो नहीं लगा है ना? रूही की बात खत्म होते ही प्रेम जी ने सवाल पूछा तो वही एक लिए सुनीता जी और प्रिया भी हैरान थे। इसलिए नहीं कि ईशान का एक्सीडेंट हुआ है, बल्कि इसलिए कि उनके कुछ करने से पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया। वो दोनों तो खुश हो रहे थे, लेकिन उनकी ज्यादा देर तक टिकती उसे पहले ही रूही ने कहा, पापा आप चिंता मत करिए, भाई को बस हल्की सी खरोच आई है और आर्यन भाई भी उनके पास ही है। मैं तो यह उनके लिए कुछ कपड़े और खाना लेने आई थी। उसकी बात पे प्रेम जी ने राहत को सांस ली और रूही के सर पे हाथ फेरते हुए बोले, ठीक है जाओ, और हाँ ईशान का ख्याल रखना। ये बोल वो चले गए। उन्होंने हॉस्पिटल जाने की बात नहीं की क्योंकि वो जानते थे कि आर्यन और ईशान दोनों ही उनसे नफरत करते हैं। इसलिए रूही ने भी हाँ में सिर हिला दिया क्योंकि यह बात रूही को भी पता थी। रूही अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि तभी उसे किसी का कॉल आया। रूही ने कॉलर आईडी देख फोन को पिक किया और अपनी सर्द आवाज में बोली, बोलो रॉकी। सामने कॉल पे कोई और नहीं रॉकी था। रॉकी ने बोला, बॉस कम हो गया। उसकी बात पे रूही ने सिर्फ हम में जवाब दिया और फोन कट कर देती है। रूही अपने कमरे में आते ही जल्दी से फ्रेश होती है। जैसे ही वो फ्रेश होकर बाहर आती तो सामने का नजारा देख हैरान हो जाती है और फिर बार बार अपनी आंखें बंद करती और खोलती है। उसे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वो अपने आप में बोली, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ या ये हकीकत है? क्योंकि उसके आंखों के सामने अरमान था जो कि शर्टलेस होकर लेटा हुआ था और उस ही देख रहा था। रूही ने खुद को एक बार जोर से चिकोटी कटती है तो उसकी हल्की सी चीख निकल जाती है। अब उसे यकीन हो गया था कि अरमान सच में ये है। वो जल्दी से बेड के पास आके गुस्से से बोली, तुम ये कैसे आए और कब आए? जाओ ये से अभी के अभी। अरमान तो बस रूही में ही खोया हुआ था। रूही के गीले बाल जो इस वक्त उसके गाल से चिपके हुए थे, माथे पे थमा हुआ पानी की बूंद जो उसके नाक से गले तक का फैसला करते हुए उसके बाथरोब में समा रहा था। अरमान ने एक झटके से उसको अपने पास खींच लेता है। रूही कुछ समझ पाती उसे पहले ही रूही अरमान के ऊपर आ जाती है। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या, लेकिन जैसे ही वो अपने सेंस में आए वो उसके ऊपर से उठने को कोशिश करने लगी, जिसे देख अरमान ने बिना देर किए रूही को अपने नीचे कर लिए है। रूही उसको अपने ऊपर से धक्का देते हुए अपनी चिढ़ हुई आवाज में बोली, मिस्टर मालिक ये आप क्या कर रहे हैं? हाथिए मेरे ऊपर से, वरना क्या? अरमान रूही के बाद अपना एक आईब्रो चढ़ते हुए बोला। इस समय उसकी आंखें रूही के ठंड से कपकपाते हुए होठ को ही देख रहा था। उसकी बात सुन रूह बोली, वरना जो तुम्हारे साथ होगा उसके रिस्पॉन्सिबल तुम खुद होगे। ओ अच्छा, तो अब भी देखना चाहूंगा कि मेरी लिटिल गर्ल अब क्या करने वाली है। ओह गॉड। अरमान जिसे अपनी बात कंप्लीट भी नहीं की था कि तभी रूही ने अरमान के दोनों टांग के बीच में मार दी थी, जिसे दर्द के कारण अरमान की आंखें बीच लिया था। रूही उसे धक्का देते हुए बोली, बोला था ना मैंने। ये बोलते वक्त रूही के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी, तो वही अरमान अपने सेंटर पे हाथ रखे दर्द से तड़प रहा था। जब रूही ने उसको इतना तड़पते हुए देखा तो अब उसे गिल्टी फील होने लगा। रूही अपने मन में ही बोली, अरे रूही कहीं तूने इस जोर से मार तो नहीं दिया ना? लेकिन फिर बोली, नहीं मैं ज्यादा फोर्स नहीं लिया था। रूही के चेहरे पे परेशानी के लकीर दिख रहा था। वही अरमान ने अपनी एक आंख खोल के देखा तो उसे रूही के चेहरे अब स्माइल की जगह परेशानी दिख रही, जिसे देख उसे मजा आ रहा था। अरमान अपने मन में बोला, ओ माय इनोसेंट लिटिल गर्ल,
अरमान रूही को देख नाटक करते हुए बोली, लिटिल गर्ल ये तुमने क्या किया? क्या तुम फ्यूचर में बिना बच्चों के माँ बने का इरादा है क्या? उसकी बात सुन रूही ऊपर से गुस्सा तो दिखा रही थी लेकिन अंदर से बोली, अरे हाँ मैं ये तो सोचा ही नहीं। रूही जिसके चेहरे पे गुस्सा और शर्म से लाल हुआ था तो वही उसके अंदर की बेशर्म बातें। अगर अरमान इसके मन की बात सुन पाता तो सदमे ही चला जाता। रूही ने खुद को संभालते हुए जल्दी बोली, तो किसने कहा था आपको मेरे कमरे ऐसे शर्टलेस आने के लिए? अभी रूही बोल ही थी कि अरमान जिसने खुद को संभाल लिए क्योंकि उसे ज्यादा जोर से तो लगी नहीं थी इसलिए वो बेड पे बैठ गया और उसे ने जल्दी से रूह को अपने करीब खींच लेता है। एक बार फिर खींचे जाने से रूही इस बार अरमान के गोद में गिरती है। रूही एकदम से ठिठक जाती है क्योंकि आज पहली बार वो अरमान के शर्टलेस बॉडी को ध्यान से देख रही थी। उसके चेस्ट के लेफ्ट साइड के ऊपर रूह बहुत ही स्टाइल से लिखा हुआ था। उसके चेस्ट पे उस टैटू को देख रूही की आंखें भर आई और वो अरमान की तरफ देख बोली, मान तुम कहाँ गए थे? तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना ढूंढा है मैंने। उसे आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाए तो वही रूही के मुंह से अपने लिए मान सुन अरमान हैरानी से बोला, क्या तुम्हें मान याद था? उसी बात पे रूही ने अपनी नम आंखों से हाँ में सिर हिला दिया। मैंने हमेशा से ही मान से प्यार किया था। एक तुम ही तो थे जिसे मैंने अपने माँ और भाई के सबसे ज्यादा प्यार अपने मान से किया था। उसकी बात पे अरमान ने रूही से बोला, तुम झूठ बोलती हो ना क्योंकि तुमने तो सूरज से प्यार किया था और करती थी। नहीं मैंने मान से प्यार किया था लेकिन मुझे नहीं मालूम था जिसे मैं मान समझ के प्यार कर रही हूँ वो तो साफ एक ट्रैप था। ये बोल वो कुछ सोचने लगी थी। फ्लैशबैक एक 6 साल की लड़की पार्क के बेंच पे बैठी हुई थी। उसके चेहरे पे उदासी छाई हुई, आंखें नम थी। वो अपने सर को घुटने में दबाए रो रही थी कि तभी उधर एक लड़का जो कब से वहां पे बैठा हुआ था और उसी लड़की को देख रहा था। जब उसे देखा नहीं गया तो वो उसे लड़की के पास आए और बोला, लिटिल गर्ल तुम रो क्यों रही हो? जैसे ही उस लड़की ने ये सुना उसने अपना सर उठा और सामने खड़े लड़के को देखते हुए बोली, वो आके ये पे खेलने आई थी और जैसे ही मैं पार्क में आए कि तभी वहां पे वो लड़के आ गए और उन्होंने मुझे परेशान किया। यही नहीं उन आंटी ने भी मुझे बहुत डांटा और बोली मुझे किसी ले साथ खेलने नहीं आता है और उन्होंने ने भी मुझे मारा। ये बोल वो लड़की और रोने लगी। तभी वो लड़का बोला, तो फिर तुमने उन्हें कुछ बोला क्यों नहीं या फिर मम्मी को बोल देती? तभी उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुने के बाद उसका दिमाग चक्कर खाकर बस गिरने ही वाला था क्योंकि रूही ने बड़ी अरंगी तरीके से जवाब देते हुए बोली, जब उन्होंने ने मुझे ऐसा बोला तो मुझे भी गुस्सा आ गया तो मैं भी उनके सामने उनके लड़के का सिर फोड़ दिया है। अब मुझे इस बात से डर लग रहा कि मम्मी मुझे पता नहीं क्या बोलने वाली है इसलिए मैं रो रही थी। अरमान रूही की तरफ देख अपने मन में बोला, ये लड़की क्या गजब है, मतलब कांड भी कर लिया और विक्टिम भी खुद बनी बैठी है। फिर वो उसे गौर से देखने लगा। रूही ने पिंक डांगरी पहने, हाथों में एक ब्रेसलेट, आंखों काजल, बालों का सलीके से 2 चोटी बंधी हुई थी। वो इस समय बहुत ही क्यूट लग रही थी, बिल्कुल किसी एंजल की तरह। तभी किसी ने उसका कान पकड़ लिया और उसके बेच से उठते हुए बोली, रूह तुम्हें कितनी बार कहा है कि शैतानी नहीं करनी लेकिन तुम तो मेरी सुनते ही नहीं। उस औरत की बात सुन रूही ने बोला, माँ इसमें मेरी गलती नहीं, वो आंटी और उनका लड़का मुझे बार बार बुली करते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा तो इनसे पूछ लो, ये हमेशा इस पार्क में आते और मैं इनके साथ खेलती हूँ। रूही के बात सुन रूही की मम्मी ने अरमान की तरफ देखा तो अरमान ने रूही की तरफ देखा। रूही भी अपनी टिमटिमाती आंखों से उसे देख रही थी जैसे वो आंखों से हाँ बोलने का रिक्वेस्ट कर रही थी। अरमान भी अपना सिर हाँ में हिला देता है तो वो रूही की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा जब तुमने उस लड़का का सिर फोड़ा तो ये कहा थे? रूही ने तुरंत जवाब देते हुए बोली, माँ यह न वॉशरूम गए थे और तभी वो लड़का और उसकी मम्मी ने मुझे बुली किया दिल्ली, उन्होंने मैं मुझे मारा। वही अरमान तो रूही के बाद कौन हैरानी में था, आखिर ये लड़की चीज क्या है, इसके पास कितने दिमाग है। देखने में ऐसा लग रहा है 6 साल की और बातें तो ऐसे कर रही जैसे इसके अंदर 26 साल की लड़की हो। कैसे आधा सच और झूठ बोल रही है।
उसकी बात सुन अब रूही की मम्मी जिनका नाम अंजलि है देखने में बहुत सुंदर, उतनी ही चेहरे पे मासूमियत, आंखें रूही की तरह नील जी एक देख ले वो उनमें खो जाए। 45 एज, लेकिन उन्होंने खुद को अभी भी इतने अच्छे से मेंटेन करके रखता कि उनकी एज अभी भी 26 से 27 साल की लगती थी। उन्होंने ने अरमान की तरफ एक नजर देखा, फिर रूह से पूछा, अच्छा तुम्हारे इस दोस्त का नाम क्या है? अरमान अपना नाम बताने ही वाला था कि रूही ने जल्दी से बोली, ऑफ हो माँ, आप भी कितना शक करते हो, है यह मेरे दोस्त है और इनका नाम मान है। ये रूह के मान है। रूही की बात पे जहां अब रूही को मम्मी को उसके बात पे यकीन हो गया था, तो वही रूही के मुंह से अपने लिए मान सुन के अरमान को पता नहीं क्यों पर उसे बहुत अच्छा लगता है। अंजलि जी थोड़े टाइम रूही के साथ रहती है कि तभी अंजलि जी का फोन बजता है तो वो रूही की तरफ देख बोली, रूह तुम मान के साथ खेलो, में फोन पे बात करके आती हूँ। रूही जो अरमान के गोद में बैठी हुई थी तो अरमान उसके छोटे छोटे हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोला, अच्छा एक बात बातो, तुमने मुझे मान क्यों बोला? उसकी बात पे रूही ने बोला, अरे मुझे आपका नाम नहीं पता था, जिसके कारण मुझे जो भी मन में नाम आया तो वो मैंने मम्मी को बता दिया, क्योंकि उस वक्त तक माँ को मुझे यकीन नहीं हो रहा था। फ्लैशबैक एंड रूही अपनी ही सोच में घूम थी कि तभी उसे अरमान की आवाज आती है जो बोला रहा था कि बातों के तुमने सूरज को मान कैसे समझ लिया? उसकी बात पे रूह ने बोला, मैं मान के बारे में उस चुदल को बताया था और उन दोनों माँ बेटी ने मुझे सूरज से मिलवाया और बोली कीनिया ही तेरा मान है। हल्की की मैंने कभी भरोसा नहीं किया, इसी कारण मैं कभी भी उसे खुद को टच नहीं करने देती थी। उसकी बात सु अरमान खुश हो गया था कि उसकी रूह सिर्फ मान के लिए है। दूसरी तरफ प्रिया और उसकी माँ दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे कि तभी सुनीता जी का फोन बजा तो सामने वाले ने कुछ बताया, जिसे सुन सुनीता जी के चेहरे पे खुशी के भाव आ गए थे। प्रिया अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ माँ? उसकी बात पे सुनीता जी बोली, मुझे लड़का मिल गया जिसे हम रूही की शादी करवा देंगे। उसी बात पे प्रिया बोली, ये पीस नहीं है मॉम, क्योंकि उस लड़की ने पता नहीं जैसे अरमान मालिक को पता लिया है, जिसे वो इंसान एक अलग ही तरीके से रूह को ट्रीट करता है। उसकी बात पे सुनीता जी बोली, तुम फिक्र मत करो, मेरे को प्लान बनाया है न, उसके बाद वो अरमान तो रूही की तरफ देखेगा भी नहीं। उसकी बात ले प्रिया ने बोली, ऐसा क्या करने वाली हो मॉम आप? वही एक अंधेरे कमरे एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल होगी, वो लड़का एक बड़े से फोटो के पास जाता है। उस फोटो के ऊपर एक धीम लाइट लगी हुई थी। वो आदम उस फोटो को देखते हुए बोला, अब तुम मैं पाने पास कैद करके के रखने वाला हूँ। ये बोलते वक्त उसकी आंखों में सनक था, उसके चेहरे पे उस लड़की को पाने का जुनून था। ये फोटो किसी और का नहीं बल्कि रूही का था, जिसमें उसने व्हाइट क्रॉप टॉप के साथ ब्लू डेनियम जीन्स था। जी उसके को बहुत ही ज्यादा सुंदर और हॉट लग रही थी। वो लड़का दीवार ले लगे रूही के फोटो को किस करता है, फिर सिटी मरते हुए वहां रखे किंग साइज चेयर पे बैठ जाता है। उस पूरे रूम में बस सिटी की आवाज गूंज रही थी, जो कि वहां के माहौल को बहुत ही डरावना बना रहा था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में आर्यन ईशान के वार्ड में बैठा उसे ही देख रहा था। ईशान बेहोश होकर हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ था, उसके सर पे और हाथ पे पट्टी बंधी हुई थी। ईशान को अब तक होश नहीं आया था। आर्यन ईशान की तरफ देख रहा था। ईशान को उसको अपने दिल में एक टीस सा महसूस हो रहा था। आर्यन ईशान की के सर को सहलाने लगा और अपने आप से बोला, जिसने भी ईशान की ऐसी हालत की उसके कब्र में तो अब मैं खुद खो दूंगा। बहुत शौक है न मेरे परिवार पे नजर डालने की, उसकी आंखें को उसके बॉडी से अलग कर दूंगा। कि तभी वार्ड का डोर खुलता है तो रूही और अरमान अंदर आते हैं। रूही आर्यन के पास आके उसके एक हाथ में खाना और दूसरे हाथ में आर्यन के कपड़े होते हैं। रूही आर्यन को कपड़े देते हुए बोली, भाई आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ये बोल वो आर्यन को कपड़े का बैग दे देती है। आर्यन भी अपना सर हिला के वॉशरूम की तरफ चला जाता है। थोड़े टाइम में आर्यन वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आता है तो वो देखता है कि सामने अरमान और रूही सोफे पे बैठे हुए थे। रूही ने खाने को सामने वाले टेबल पे लगा दिया था। रूही जब आर्यन को देखती है तो उसे देख प्यार से बोली, भाई आप खा लीजिए, उसके बाद हम इस हमले के बारे में बात करेंगे। आर्यन ने हाँ में अपना सर हिला देता है। उसके बाद वो भी उन लोग के पास आया। तीनों ने साथ अपना खाना फिनिश किया। किसी ने भी पिछले 6 घंटे से किसी ने कुछ नहीं खाया था।
इसलिए रूही ने सबके लिए अपने हाथ से खाने रेडी किया था। थोड़े टाइम बाद आर्यन ने अरमान की तरफ देख अपने कठोर आवाज में पूछा, अरमान क्या तुम्हें पता चला कि यह सब करने वाले कौन है? उसकी बात सीन अरमान ने रूही की तरफ देखा। वही रूही ने जब अरमान को अपनी तरफ देखता हुआ पाया तो उसने अपना चेहरे को ना में हिला दिया। उसके ऐसा करने से अरमान समझ गया कि रूही अभी नहीं चाहती कि आर्यन को कुछ पता चले, क्योंकि रूही ने अरमान को रास्ते में ही ध्रुव सिन्हा के बारे में बात दिया था, उसी के साथ उसके क्या करने वाली है वो भी। अरमान आर्यन की तरफ देख बोला, तुम चिंता मत करो, कल तक तुम्हारे पास वो आदमी होगा। उसकी बात पे आर्यन कुछ नहीं बोलता है। दूसरी तरफ एक क्लब में एक आदमी बैठा ड्रिंक कर रहा था। उसके आसपास बहुत सी लड़कियां थी जिन्होंने ने बहुत ही रेवलिंग ड्रेस पहने हुई थी, जिन्हें वो गंदी तरीके से छू रहा था। तभी उसके पास किसी का कॉल आया है। वो आदमी फोन को देखता है तो उसके चेहरे पे एक जीत भरी मुस्कान आ जाती है और वो कॉल पिक कर लेता है। कॉल पिक होते ही दूसरे साइड वाला आदमी बोला, बॉस वो ईशान खुराना बच गया है, और यही नहीं बॉस, हमने जिन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दिए उस आदमी का भी कोई पता नहीं चल रहा है। बार में बैठा आदमी कोई और नहीं बल्कि ध्रुव सिन्हा है। जैसे ही ध्रुव ने फोन वाले इंसान की बात सुनी तो वो गुस्से से बोला, तुम लोग से एक काम नहीं होता है, पता नहीं तुम लोग में पैसे किस बात के लिए देता हूँ। ये बोल वो गुस्से से फोन रख देता है। एक बार फिर ध्रुव सिन्हा का फोन बजता है। इस बार कॉल उसके असिस्टेंट की तरफ से होता है जो बोल रहा था, बॉस कंपनी में आग लग गई है और यह नहीं हमारे सभी बार और कसिनो को बंद किया जा रहा है। इसी के साथ आपके सभी क्राइम का सबूत किसी ने पुलिस को दिया और वो लोग आपको ढूंढ रहे हैं। वही ध्रुव सिन्हा जो अब तक नशे में था, अपने असिस्टेंट की बात सुन उसका पूरा नशा उतर गया था। उसके चेहरे पे परेशानी के भाव थे। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या। उसको ये सब एक सपना लग रहा था कि कैसे एक पल में उसका सब कुछ तबाह हो गया। अब ना ही उसके पास उसके कंपनी था, ना ही उसका कसिनो, ना ही उसका क्लब। एक रात में वो फैटिचर हो गया था। ध्रुव सिन्हा जल्दी से क्लब से निकल रहा था कि तभी उसके सामने एक वन आके रुकी, जिसमें से कुछ गार्ड्स ने उसको वहीं से उठा लिया। अब तक ध्रुव सिन्हा का न्यूज पूरे इंडिया में फैली दी गई थी। उसी के साथ यह बात भी फैल गई कि ध्रुव सिन्हा इंडिया छोड़ के जा चुका है। एक रात में ध्रुव सिन्हा के सारे झोल और गलत कराने में सामने आ गए थे। ये एक बहुत बड़ा ठहलका मचा देने वाला इंसिडेंट था। अगली सुबह हॉस्पिटल में ईशान के वार्ड में अभी रूही थी, उसके साथ अरमान भी। सुबह की धूप की किरण जैसे ही अरमान के चेहरे पे गई, उसने अपनी आंखें खोली तो देख कि वो इस समय रूही के गोद में अपना सर रखे सो रहा था। रूही का सर इस समय अरमान के कंधे पे था। अरमान जैसे ही हल्का सा हिला, जिसे रूही की नींद खुल जाती है और उसकी आंखें अरमान की आंखों से जा मिली। वो दोनों अभी एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी चीज के टूटने की आवाज आए, जिसे रूही और अरमान दोनों ही अपने सेंस में आए हैं और उनकी नजर ईशान के बेड पे पास जाती है, जहां पे ईशान उठने की कोशिश कर रहा था। उसे होश में आता देख रूही और अरमान जल्दी से ईशान के पास पहुंचे। आर्यन इस समय वार्ड में नहीं थी था कि रूही ने सुबह होते ही आर्यन को घर पे भेज दिया था ताकि वो थोड़ा आराम कर सके। कि तभी रूही के फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है। रूही जो पता चल गया था कि यह किस चीज का नोटिफिकेशन है, लेकिन अभी उसके लिए सबसे जरूरी ईशान था, इसलिए वो उस नोटिफिकेशन को इग्नोर कर देती है। रूही ईशान के पास आते हुए बोली, भाई आप क्या रहे हैं, अभी आपकी की हालत ठीक नहीं है, रुक जाए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। ये बोल वो जल्दी से ईशान के बेड के बगल लगे बटन को प्रेस करती, जिसे तुरंत ही वार्ड में एक नर्स आती। रूही नर्स को देखते हुए बोली, जल्दी से डॉक्टर को बुलाए, इन्हें होश आ गया है। नर्स हाँ में सिर हिला देती है और जल्दी से वार्ड के बाहर जाती है। 2 मिनट के अंदर वार्ड में डॉक्टर आता है और वो ईशान को चेक करता, फिर रूही की तरफ देख बोला, मिस खुराना अब सर ठीक है, बस इन्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और इन्हें अभी कुछ दिन तक स्पॉन्ज बाथ देना होगा, क्योंकि इनकी इंजरी अब भी बहुत गहरी है, जिसे इन्हें उसका एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है। ये बोल डॉक्टर वार्ड से चले जाते हैं। उसके जाते ही एक बार फिर वार्ड का डोर ओपन होता है। आर्यन अंदर एंटर करता है। ईशान को होश में अब जाके उसको चैन आता है। आर्यन ईशान के पास आता है और उसके सर पे धीरे से हाथ फिरते हुए बोला,
अब कैसा फील कर रहे हो? उसकी बात पे ईशान हल्का सा मुस्कुरा। उसे पता था कि उसके आर्यन भाई चाहे जितने भी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, वो हमेशा ही उसे प्यार करते हैं। ईशान आर्यन की बात पे प्यार से बोला, भाई मैं अभी ठीक हूँ। तभी आर्यन ने बोला, कल तुम्हारे ऊपर जो हमला हुआ उसके बारे में क्या बोलना है, और तुम अपने साथ बॉडीगार्ड को क्यों नहीं लेके गए थे? उसकी बात पे ईशान बोला, भाई हमने जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए टेंडर भरा था तो मुझे कॉल आया कि वो टेंडर हम मिला है, जिसके लिए मुझे वहां पे जाके कुछ फॉर्मेलिटी करना था। मैंने बॉडीगार्ड को अपने साथ चलने के लिए मना कर दिया था। उसके बाद मैं भी चला गया और वहां का सारा काम फिनिश करके जब मैं घर आ रहा था तभी मेरे पीछे कुछ गाड़ी आ रही थी। तभी मेरे दिमाग कुछ ख्याल आया कि मैं तो अच्छे से और सीक्रेट तरीके से ऑफिस से निकाला था, तो उन्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ? लेकिन मैं उस बात पे ध्यान नहीं दिया और ड्राइवर को कार को दूसरे रास्ते पे लेने के लिए बोला, लेकिन अचानक ही ड्राइवर ने कार रोक दी और उसने मुझे पे गन पॉइंट कर दिया। मुझे समझने में देर नहीं लगी, वो ड्राइवर ही आस्तीन का सांप है जिसने हमारे दुश्मन को मेरे बारे में जानकारी दी है। आर्यन जैसे जैसे ईशान की बात सुन रहा था उसके गुस्सा बढ़ते जा रहा था। तभी रूही ने न्यूज चैनल लगा दिया। आज बिजनेस की दुनिया के सबसे बड़ी खबर, ध्रुव सिन्हा जो कि इंडिया के नंबर 5 के लिस्ट में आने वाले बिजनेस टाइकून हुए रातों रात बैंकक्रप्ट। यही नहीं, इनके सभी कंपनी, कसिनो और क्लब में किसी ने आग लग दी है। इसी के साथ किसी ने ध्रुव सिन्हा के खिलाफ उनके काले चीटों की सबूत पुलिस को दिया और अभी भी ध्रुव सिन्हा को ढूंढ रही है। जैसे ही ईशान और आर्यन ये न्यूज देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। ईशान आर्यन की तरफ देख बोला, भाई ये तो हमारे राइवल है न, लेकिन इनकी ऐसी हालत किसने की? तभी अरमान ने बिना भाव के बोला, रूही ने ये सब किया है। ईशान और आर्यन को तो यकीन नहीं हो रहा था, तो वो लोग रूही की तरफ देखते हैं तो रूही भी हाँ में अपना सर हिला देती है। आर्यन रूही के पास आके बोला, ये तुमने किया है प्रिंसेस? उसके सवाल को रूही ने है में अपना सर हिला तो आर्यन ने बोला, क्या इसी ने ईशान के ऊपर हमला करवाया था? हाँ भाई, यह वही आदमी है जिसने कल ईशान भी पे हमला करवाया था। जैसे ही आर्यन ने ये बात सुनी तो वो रूही की तरफ देख बोला, लेकिन ये सब तुमने कैसे किया है? आर्यन का सवाल सुन रूही ने बोला, भाई ध्रुव सिन्हा एक नंबर का घटिया इंसान है। यह अपने क्लब और कसिनो की आड़ में बहुत से गैर कानूनी काम करता है, जैसे लड़कियों की तस्करी, ड्रग्स सप्लाई करना। यही नहीं, इसने ना जाने आज कितनी ही लड़कियों के इंडिया के बाहर बेचा है। इसके खिलाफ तो मैं कब से सबूत ढूंढ रही थी और कल ईशान भाई पे हमला करके इसने अपनी मौत को दावत दिया है। उसकी बात सुन आर्यन ने बोला, हमें नहीं पता था हमारी प्रिंसेस इतनी स्मार्ट होगी। उसकी बात पे रूही पे कुछ नहीं बोलती। उसके बाद आर्यन ने तरफ देख बोला, लेकिन इसका नसीब अच्छा है जो कि मेरे हाथ से बच गया है, लेकिन ये कब तक बचा रहता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि इसकी जान तो मेरे हाथों ही चढ़ेगी। वो भागा नहीं है बल्कि उसका किडनैप हुआ है। अरमान ने बिना भाव के बोला। उसका बात सुन आर्यन अरमान की तरफ देख गुस्से से बोला, किसने किडनैप किया है इसे? उसकी बात पे आर्यन कुछ नहीं बोलता है, वो बस रूही को देखता है। वही आर्यन जब देखता है कि अरमान कुछ नहीं बोल रहा तो वो उसकी नजरों का पीछा करता है, तो उसकी नजर भी रूही पे चली जाती है। आर्यन रूही की तरफ देख बोला, प्रिंसेस क्या तुमने? हाँ भाई, वो मेरे पास ही, वो तो कल रात ही भागने वाला था, लेकिन अफसोस वो मेरे हाथ से बच नहीं पाया। आर्यन को आज पता नहीं चल रहा था कि रूही उसकी बहन है या कोई बेहरूपोया जो कि उसकी बहन के रूप में उसके सामने खड़ी है। आर्यन रूही की तरफ देख अपने मन में बोला, बचपन से लेकर आज तक तुम्हें अपने सामने रखा, फिर क्यों तुम्हारे इस पहलू के बारे में मुझे कुछ पता नहीं? वही अरमान आर्यन के मन की बात समझ के बोला, ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता है। तुम्हारे बहन कोई आम लड़की नहीं है, उसके पास वो पावर है कि पूरी दुनिया उसके कदम के नीचे कर सकती है। उसकी बात पे आर्यन हैरानी से रूही की तरफ देख रहा था। वो तुम्हारे लिए प्रिंसेस है लेकिन अपने किंगडम की क्वीन है। ईशान भी अब तक की सारी बात सुन रहा था, वो भी हैरान था। उसने आर्यन और अरमान की बात नहीं सुनी थी। ईशान तब होश में आता है जब एक बार फिर वार्ड का दरवाजा खुलता है, जहां एक नर्स हाथ में एक ट्रे लिए खड़ी थी। वो नर्स ईशान के पास बेड के पास आके एक बेड टेबल ओपन करती है और उसके ऊपर खाना रख देती है। रूही अपने हाथ से ईशान को खाना खिलाने लगती है।
ईशान की आंखों नम हो जाती है क्योंकि यह पहली बार था जब रूही अपने हाथ से अपने भाई को खाना खिला रही थी। आज उसे रूही में अपनी मां को देख रहा था। आर्यन भी यह खुश था कि रूही ईशान का इतना ख्याल रख रही है जैसे उसकी मां रखा करती थी। आज हल्की ही सही लेकिन उस आंखों में भी नमी उतर आती है। तभी नील वार्ड में आता है और वो जल्दी से अरमान के पास जाके कुछ कहता है जिसे अरमान जल्दी से वार्ड से निकल जाता है। उसको इतना जल्दी में जाता देख सबको अजीब लगता है। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है। वही अरमान जल्दी से आके अपनी कार में बैठ जाता है। उसके पीछे पीछे नील भी आ जाता है। पता नहीं बॉस क्या हुआ जो अपनी ही फैमिली से मिलना नहीं चाहते, नहीं तो कितना प्यार करते थे अपने परिवार से, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। थोड़े टाइम में अरमान की कार एक विला काम महल जैसे घर के पास आके रुकती है। वो महल बहुत ही सुंदर दिख रहा था। बाहर से पूरा वाइट, उसके आसपास हरी भरी गार्डन जिसमें बहुत ही सुंदर और रेयर किस्म के फूल लगे हुए थे, जो कि काफी सुंदर लग रहा। उन फूल के आसपास उड़ती हुई बटरफ्लाई जिसे देख ऐसा लग रहा जैसे वो डांस कर रही थी। ये है मालिक विला। विला के अंदर का इंटीरियर बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया था। हर तरफ एक्सपेंसिव चीजों से डेकोरेट किया गया था। अरमान सीधा ही विला के अंदर जाता है जहां पे उसके दादाजी अरहान मालिक थे, जो किसी राजा की तरह बैठे थे। उसके पास उनकी वाइफ हसीना मालिक था, जो कि 75 की उम्र में काफी सुंदर लगती थी। उन्होंने खुद को काफी अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ। ये दोनों ही अरमान पे अपनी जान छिड़कते थे। वही उनके बगल वाले सोफे पे अरमान की सौतेली मां पूनम मालिक थी। उनके बगल में उनके पापा यश मालिक थे। उनके सामने वाले सोफे पे सोहिल मालिक और उसके बगल में सानिया बैठी थी। अरमान अंदर कैसे ही अंदर आता, उसे पहले ही एक बटलर आगे आके बोला, बिग बॉस छोटे बॉस आ गए हैं। जैसे ही उस बटलर ने ये तब तक अरमान भी हॉल में आ जाता है। अरमान की प्रेजेंस ही काफी थी उसे डरने के लिए, जैसे अभी सानिया की हालत हुई थी। अरमान रोब से चलते हुए आ रहा था। उसके पीछे से नील था। अरमान आके सीधा किसी किंग की तरह दादाजी के सामने वाले सिंगल सोफे पे बैठ जाता है। वही सानिया तो कब अरमान को अपनी लस्टफुल नजर से देख रही थी। तभी अरमान के दादाजी ने बड़े ही रोब से बोला, अरमान ये हम क्या सुन रहे कि तुम किसी लड़की से प्यार करते हो, क्या ये सच है? उनकी बात पे अरमान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, हाँ ये सच है। कब से? दादाजी ने सवाल किया। आप अच्छे जानते हैं कि मैं कब से उस लड़की से प्यार करता हूँ। भूल जाओ उस लड़की को, तुम्हें मेरी दोस्त की बेटी से शादी करनी होगी। तुम अच्छे जानते हो कि हम तुम्हारी शादी सानिया से करना चाहते हैं, इसलिए हमने आज तुम्हें ये बुलाया है। उनकी बात सुन अरमान को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वीक कुछ बोलता नहीं है। वही सानिया जब ये सुनती तो वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसकी खुशी को छीनते हुए अरमान बोला, आप भूल जाओ दादाजी की सानिया जैसी लड़की से मैं कभी शादी करूंगा। मेरी जिंदगी में एक ही लड़की है और मैं उसे शादी करूंगा। उसकी बात सुन दादाजी को बहुत गुस्सा आता है। वो अरमान को धमकी देते हुए बोले, अगर तुम सानिया से शादी नहीं करोगे तो हम तुम्हें अपने वसीयत से बाहर निकल देंगे। उसकी बात पे अरमान ने डेविल स्माइल के साथ बोला, शौक से निकल दीजिए, वैसे भी मैं किसी के हिस्सेदारी का मोहताज नहीं हूँ और वैसे भी मैं उस लड़की से शादी कर ली है। अरमान ने जितने आराम से तय बात कही थी उतना बड़ा धमका हुआ था। सब लोग अरमान की बात सुन हैरान थे। वही सानिया अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है और अपने मन में बोली, मैं उस लड़की को जिंदा ही रहने नहीं दूंगी। अरमान अपनी बात बोल जाने लगा, तभी पूनम अरमान की सौतेली माँ, जिसे अरमान ने अपने पिछले जन्म में उन्हें इतना प्यार दिया और उन्होंने ने उसे धोखा दिया था। पूनम जी अरमान को रोकते हुए बोली, अरमान बेटा तुम तो जानते हो ना आजकल के लोग पैसे से कितना प्यार करते हैं। वो लड़की तो कल की आई हुई है, वो सिर्फ तुमसे तुम्हारे पैसे के लिए प्यार करती है। उसके बाद वो अरमान तिरछा मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, अगर वो मुझे से मेरे पैसे के लिए शादी भी की है तो मुझे वो एक्सेप्ट है। ये बोल अरमान वहां से जाने लगता है। ठीक है, हम उस लड़की से मिलना चाहते हैं। अरमान उनकी बात पे कुछ नहीं बोलता, बस हाँ में सिर हिला देता है। वही अरमान के पापा बस अरमान को जाते देखते हैं।
क्योंकि अरमान ने एक नजर उन्हें देख भी नहीं था, जिससे उन्हें अपने सीने में बहुत तेज दर्द होता है। तो वही पूनम जी भी हैरान थी कि आखिर अरमान पे से उनका कंट्रोल कैसे छूट रहा है। जो लड़का उनका हर एक आदेश का पाला करता था, आज वो ऐसा गैर जैसा बिहेव क्यों कर रहा है। वही सोहेल तो बस ये पे ड्रामा देखने आया था। सोहेल वो इंसान है जो कि सामने से चाशनी बना फिरता है और अंदर से अपने अंदर करेले से ज्यादा कड़वाहट लिए बैठा है। अरमान विला से बाहर आ ही रहा था कि तभी सानिया उसके पास आते हुए बोली, अरमान यह वही लड़की है जिसे तुम कॉलेज से पिक करने आए थे। उसकी बात पे अरमान जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके पीठ से लगा देता है, जोर से प्रेस करता है, जिससे सानिया को अभी दर्द होता है। अरमान एक उसके कान के करीब जाके बोला, एक बात याद रखना, आज के बाद अगर उसे हाथ लगाया तो तुम्हारे हाथ तुम्हारी बॉडी से अलग कर दूंगा, ये सोच लेना। वो कोई मामूली लड़की नहीं, प्यार है मेरे, जुनून है और सनक है मेरी। अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठा के देखा तो मैं उसकी आंखें उसके शरीर से अलग कर दूंगा। अरमान की बातों से सानिया सहम जाती है। उसके बाद अरमान उसके हाथ को छोड़ देता है और नील की तरफ देखता है तो नील जल्दी से अपने हाथ में पानी का बोतल लेकर अरमान के हाथ पे गिराने लगता है। अरमान भी अपना हाथ ऐसे साफ कर रहा जैसे उसने कितनी गंदी चीज को छू लिया हो। ये देख सानिया को रूही की याद आती है, कैसे वो भी ऐसे ही अपना हाथ धो रही थी। अरमान उसे एक धमकी वाला लुक देता है और अपनी कार से निकल जाता है। सानिया गुस्से बोली, अरमान मालिक ये तुमने सही नहीं किया है, ये सब उस लड़की वजह से हुआ, मैं भी देखती हूँ वो कैसे जिंदा रहती है। ये बोल वो पैर पटक के चली जाती है। अरमान गाड़ी में बैठ जाता है और नील को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, जिसे सुन नील हैरान हो जाता है। लेकिन बॉस आपकी लगता हज आपका बनाया ये प्लान कामयाब होगा। उसकी बात पे अरमान एक डेविल स्माइल करता है। नील जब अरमान को ऐसे स्माइल करता देखता है जो थोड़ा डर जात है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अरमान के दिमाग में कुछ तो बहुत बड़ा चल रहा है। अरमान मालिक ये तुमने सही नहीं किया है, ये सब उस लड़की वजह से हुआ, मैं भी देखती हूँ वो कैसे जिंदा रहती है। ये बोल वो पैर पटक के चली जाती है। अरमान अपनी गाड़ी के साइड मिरर से सानिया को देखता है, फिर अपने हाथ को जिसमें एक छोटा सा नीडल जैसे कुछ था, ये देख उसके चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में बोला, TCH गलती की मेरी रूह पे हाथ उठा के अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। ये सोचते हुए वहां से निकल जाता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इस समय बहुत खतरनाक था। आगे बैठा नील जब अरमान के एक्सप्रेशन देखता है तो डर जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अरमान अपनी फैमिली से कितना प्यार करता है, लेकिन आज जो उसका बिहेवियर अपने फैमिली के लिए देखा वो बहुत ही रुड था। अरमान अपनी आंखें बंद किए सीट के हेडरेस्ट से अपने सर को टीका देता है और बिना आंखें खोल नील से बोला, मिसेस पूनम मालिक और उनके सो कॉल्ड बेटे पे नजर रखो, उन लोग की पल पल की खबर मुझे चाहिए। नील ये सुन पहले तो हैरान हो जाता है, लेकिन फिर जल्दी से बोल, ओह बॉस। वही सानिया जैसे ही मालिक विला में आती है उसे अपने राइट हाथ में बहुत दर्द होने लगता है। वो अपने को बार बार झटक रही थी। वो अपने हाथ को झटकते हुए बोली, यह मेरे हाथ में इतना दर्द क्यों हो रहा। यह वही हाथ जिसे उसने रूही को थप्पड़ मारा था। लेकिन वो इस बात वो ज्यादा ध्यान ना देते हुए हॉल में सबके पास आके बैठ जाती है। वही हॉल में सबले बैठे अरमान के आज के बिहेवियर के बारे में बात कर रहे थे। धीरे धीरे सानिया के हाथ का दर्द बढ़ते जा रहा था। अचानक ही उसका रोना स्टार्ट हो गया। सबकी नजर उस पे गई जो अपने राइट को हैंड को पकड़ के रो रही थी। अब सब लोग उसके पास आते हुए टेंशन में उसे देखने लगते हैं। पूनम जी सानिया से परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ सानिया बेटा, तुम रो क्यों रही हो। हाँ बेटा क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों रो रही ही, दादी ने फिक्र करते हुए पूछा। मुझे मेरे हाथे बहुत दर्द हो रहा, ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे हाथ को मोड़ के उसके छोटे छोटे पीसेस में कट कर रहे हो। ये बोलते ही सानिया दर्द से बेहोश हो जाती है। उसकी ऐसी हालत देख और बेहोश होता देख सबने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया ले लेते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में इस वक्त ईशान के रूही होती है और वो दोनों किसी बात पे हंस रहे होते हैं। तभी वार्ड का डोर ओपन होता है तो दोनों की नजर उस तरफ जाती है जहां पे इस वक्त अरमान खड़ा था। अरमान को देख रूही अपनी बोहें चढ़ते हुए बोली, क्या तुम बहुत ज्यादा फ्री हो जो जन दिल्ली तब यहीं पे दिखाई देते हो।
उसकी बात पे अरमान ने कुछ नहीं कहा। वो रूही को इग्नोर करते हुए उसके हाथ को पकड़ के बाहर की तरफ ले जाता है। रूही भी बिना न नुकुर किए उसके साथ बाहर आती है। वही ईशान तो बस हैरानी से कभी अरमान को देखता है तो कभी रूही को। उसे नहीं पता था कि उसकी प्रिंसेस में इतना करेज होगा जो अरमान से इस तरह से बात करे। वही अरमान रूही को बाहर लेकर आता है और उसके सामने एक डॉक्यूमेंट देते हुए बोला, ई साइन करो। उसकी बात पे रूही इसे सवाल करते हुए बोली, ये किस चीज का डॉक्यूमेंट है? अरमान बिना बहस के सपाट लतारिके से बोला, हमारी शादी का, मुझे तुमसे आज ही शादी करनी है। शादी सुन के तो रूही की हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। रूही हकलाते हुए बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो शाह? शादी पर ऐसे अचानक क्यों? उसके सवाल पे अरमान ने बोला, ये तुम्हें वक्त के साथ पता चल जाएगा। बस इतना समझ लो कि तुम्हारी और मेरी माँ के मौत के पीछे एक ही इंसान का हाथ है। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों साथ में उस इंसान को ढूंढ सकते हैं। जैसे ही रूही ने उसकी बात सुनी, WIH हैरान हो गई। वो अरमान की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता नहीं से बारे में? ये बात तो मैंने किसी को भी बताई नहीं। उसके बाद पे अरमान बोला, बस ऐसा समझ लो हम दोनों ही एक नाव पे सवार हैं। मेरे बिना किसी हेल्प के तुम उसे ढूंढ नहीं सकती हो। उसकी बात सुन रूही ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन इसके सामने अपनी शर्त को रखते हुए कहा, हम ये शादी अभी सीक्रेट ही रखेंगे। उसकी बात अरमान भी मान जाता है। उसके बाद दोनों ने उस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देख हंसाके किया। इस वक्त दोनों के चेहरे के भाव एकदम शांत थे। रूही अरमान को देखते हुए मन में बोली, चली अच्छा हुआ, मेरा एक प्लान कामयाब हुआ। अब आएगा मजा। आ रही हूँ सासू माँ आपसे अपना हिसाब छूता करने। वही अरमान क्या सोच रहा वो तो सिर्फ वही जनता था, लेकिन उसके चेहरे पे एक मिस्टीरियस स्माइल थी। दूसरी तरफ मालिक विला में सानिया बेड पे बेहोश पड़ी थी। वही डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। सानिया का चेकअप करने के बाद डॉक्टर एक नजर सानिया को देखते हैं। तभी सानिया को मम्मी डॉक्टर से बोली, डॉक्टर क्या हुआ? मेरी बेटी को अचानक से उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? उसकी बात पे डॉक्टर ने बोला, इन्हें कुछ नहीं हुआ, मैं इनका पूरा चेकअप कर लिया, लेकिन ये बिल्कुल फिट है। डॉक्टर की बात पे सानिया की मम्मी बोली, यह आप क्या कह रहे? मेरी बेटी ये दर्द से तड़प रही है और आप बोल रहे हैं कि इस कुछ नहीं हुआ है। उनकी बात सुन डॉक्टर ने बोला, देखिए मैं इन्हें ग्राम पट्टी बांध दी है जिससे इन्हें आराम मिलेगा, लेकिन इन्हें कुछ नहीं हुआ है। इनके हाथ पे किसी भी तरीके का कोई भी ना घाव है, ना ही किसी तरह का जख्म। ये बोल डॉक्टर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ अरमान अपने केबिन में बैठे ये सब तमसा अपने तब पे देख रहा था। उसके चेहरे पे इस वक्त डेविल स्माइल थी। ये तो अभी शुरुआत है, अब शुरू होगा तुम सबकी बर्बादी। जिसने भी मुझे धोखा देने की कोशिश की है उसका तो पता ही नहीं चल, और ये तो बस ट्रेलर है, आगे आगे देखते जाओ होता है क्या। अरमान ने सानिया के हाथ में ऐसा लिक्विड दिया था जिसे उसके हाथ में 8 घंटे तक भयानक दर्द होगा। ये लिक्विड किसी भी तरह के रिपोर्ट में नहीं आएगा और नहीं इसका उन्हें कोई परफेक्ट इलाज मिलेगा। यह अरमान का तरीका था। ये लिक्विड अरमान ने अपने पर्सनल लैब में रेडी करवाया था, जिसका एंटीटोड भी सिर्फ अरमान के पास था। ये लिक्विड इंसान के बॉडी में जाते ही अपना असर शुरू कर देता है, सानिया को उसकी की हुई गलती का एहसास कराने का। इसलिए डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सानिया को हुआ क्या है। वही जब नील अरमान के चेहरे के भाव को देखता है तो उसके चेहरे पे पसीना आने लगता है। तभी नील का फोन बजा, जिसे की आवाज से पूरे केबिन का शांति माहौल टूट गया। अरमान घूर के नील को देख रहा था। अरमान की घूरती नजर खुद पे महसूस कर नील ने अपने मन में कहा, जब भी इस डेविल का मूड खराब होता है तो ये फोन मेरी मैयत को तैयारी में लग जाता है। पता नहीं इस टेलीकॉम कंपनी का में क्या बिगाड़ा है। ये सोच उसका मुंह बन जाता है। वो अपने फोन को देखता है जिसके कॉलर आईडी पे डेविल 2.0 शो हो रहा था। ये देख को फिर से खुद में बोला, हाँ भाई आज तेरी ही कमी थी, एक राक्षस मेरे सामने है, दूसरा ये दोनों को ही मुझ मासूम पे तरस नहीं आता। इस तरह फोन को घूरने से ना वो अपने आप पिक होगा और नहीं उसमें से किसी की आत्मा निकलेगी। अरमान ने अपनी सर्द आवाज में नील को घूरते हुए बोला। उसकी घूरती नजर खुद पे पाके नील सकपका गया।
और उसने जल्दी से फोन को पिक कर उसकी स्पीकर पे कर दिया। दूसरी तरफ से आवाज आए, अगर फोन जल्दी उठने में दिक्कत होती है तो बोलो, मैं तुम्हारा उंगली को तुम्हारा हाथ से अलग कर देता हूँ। वो आगे कुछ बोलता उसे पहले ही नील बोला, भाई फोन स्पीकर पे है, बॉस सुन रहे हैं। उसकी बात पे वाला आदमी बोला, बॉस आज रात को क्लब हेवन से 100 लड़कियों का कंजाइनमेंट निकलने वाला है। लेकिन बॉस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जी जगह पे लड़कियों को रखा गया है उस जगह पे बहुत बहुत खतरा है, क्योंकि जी जगह पे उन्हें रखा गया है उस जगह को एक सेफ की तरफ बनाया गया। वहां पे जाने के लिए एक पास और उस क्लब के मालिक का फिंगरप्रिंट चाहिए। अगर जरा भी गड़बड़ हुई जो वो जगह ब्लास्ट हो जाएगी। अरमान उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। उसकी बात सुन अरमान बोला, ठीक है। उसके बाद वो उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, जिसे सुने के बाद WIH आदमी ओक बॉस बोल फोन कट कर देता है। जैसे ही कॉल काट हुआ नील बोला, बॉस ये क्लब हेवन का मालिक को बहुत ही तेज निकला। उसकी बात वो अरमान बोला, क्लब हेवन का मालिक का इस सब में शामिल जरूर है, लेकिन उसके पीछे दिमाग किसी और का है, क्योंकि ये एक ट्रैप है मुझे फंसाने के लिए। लेकिन वो लोग ये भूल गए जिस खेल को ये लोग खेल रहे हैं उस खेल का मैं राजा हूँ। ये बोल वो एक मिस्टीरियस स्माइल करता है। उसे याद था कैसे पिछले जन्म में वो वहां पे गया था। फ्लैशबैक, उस समय वो लड़कियों को बचाने में नाकामयाब रहा था, क्योंकि जब को वहां पे उन्हें बचाने गया था तभी उसके ऊपर कुछ लोग ने वार किया, जिसे अरमान फाइट करने लगा। लेकिन अचानक ही वहां पे और भी लोग आ गए थे। अरमान को समझने में देर नहीं लगी कि यह एक ट्रैप है। वो अभी बाकी लोग से फाइट कर ही रहा था कि तभी किसी ने उसके ऊपर पीछे से वार कर दिया, जिसे अरमान का सर धीरे धीरे चक्र रहा था। लेकिन फिर वो उन लोगों से फाइट कर रहा था। उसने अपने साथ ज्यादा गार्ड्स नहीं लाया था, जिसके कारण वो यहाँ पे कमजोर हो रहा था। उसकी आंखें बंद हो रही थी। अचानक वहां पे कुछ गार्ड्स आके थे। वो लोग वो लोग बचने आए थे। अरमान को सब कुछ ब्लर नजर आ रहा था, लेकिन उसने अपना सर झटक के देखा तो उसे उन गार्ड्स के यूनिफॉर्म पे क्वीन का सिंबल बना हुआ था। उन लोग ने सभी गुंडों को मार गिराया था। वहां पे क्लब हेवन के मालिक भी मौजूद था। क्वीन का कहा आदमी रॉकी उस आदमी के पास गया और उसके हाथ से उसकी फिंगर को फिंगरप्रिंट स्कैनर पे लगा देता है। उसके बाद वो पास मांग रहा था। जब रॉकी ने उसे पास निकलने को बोला तो उसकी बात सुन क्लब हेवन के मालिक ने अपना जेब में हाथ डाला पास निकलने के लिए, लेकिन उसके पास वो नहीं था। को डरते हुए रॉकी से बोला, बॉस पास मेरे पास नहीं है, वो शायद कहीं गिर गया। उसकी बात सुन रॉकी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अभी उस आदमी को मार पाता उसे पहले कि वो पूरा कॉटेज ब्लास्ट हो गया। उसी ब्लास्ट में रॉकी और उस आदमी की डेथ हो जाती है। वही क्वीन के आदमी पहले ही अरमान को कॉटेज से थोड़ा दूर लेकर चले गए थे, लेकिन जब उन लोग ने ब्लास्ट की आवाज सुनी तो सबने पीछे पलट कर देखा, जहां पे पूरा कॉटेज जल रहा था। उस दिन पहली बार अरमान की आंखों से आंसू बह गए थे। उसकी के साथ अरमान भी खुद को संभाल नहीं पाया और वो भी बेहोश हो जाता है, क्योंकि अरमान को भी बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। फ्लैशबैक एंड इसकी के साथ अरमान अपनी आंखें खोल देता है और इस वक्त उसकी आंखें खूनी लाल थी। वो अपने आप से ही बोला, आज मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, पिछले जन्म को घटाना को मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ रूही एक विला में बैठी हुई थी। उसके साथ वहां पे एलेक्स, रे, सुनैना और राही के साथ साथ रॉकी भी था। रॉकी ने रूही को सारी बात बता दी था। ये बात रूही को भी याद था, क्योंकि रॉकी उसका सबसे खास आदमी है। रॉकी रूही के लिए कुछ भी कर सकता था। जहां रूही क्वीन की तरह साइफ पे बैठी हुई थी तो वही सब लोग डर के बैठे हुए थे, सिवाय रॉकी के, क्योंकि ब्लैक्स, राय, सुनैना और राही की हालत तो रॉकी को देख ही खराब थी। रॉकी, जिसकी हाइट 6'3" इंच था, गोरा रंग, भूरी आंखें जिन्हें में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कोल्डनेस भरी हुई थी, कंधे तक आते बाल जिन्हें उसने एक छोटी सी पोनी में बंधा था, शार्प जॉलीन, मास्कुलर बॉडी, लेफ्ट आईब्रो पे कट का निशान जो कि उसके चर्म और हैंडसम पर्सनैलिटी बना रहा था। रॉकी देखने में जितना हैंडसम था उतना ही खतरनाक भी था। रूही रॉकी की तरफ देख बोली, रॉकी, क्या तुम क्लब हेवन के मालिक की सारी इंफॉर्मेशन निकल ली है? उसकी बात पे रॉकी एक फाइल को आगे करते हुए बोला, यस बॉस। उसका जवाब सुन रूही उसके हाथ से फाइल को ले लेती है और उसे खोल के पढ़ने लगती है। उसे फाइल को पढ़ने के बाद रूही बोली, तो मिस्टर धनराज बजाज की कमजोरी है लड़कियां, ठीक है, अब उनकी यह कमजोरी हमारी ताकत बनेगी।
ये बोल वो सबको कुछ इंस्ट्रक्शन देने लगती है। अपना प्लान डिस्कस करने के बाद रूही वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ प्रिया और सूरज एक खंडहर वाली जगह पे होते हैं, तभी उनके सामने एक ब्लैक कार आके खड़ी हो जाती है। उसमें से एक 26 साल का लड़का बाहर आता है। सूरज उस लड़के की तरफ देखते हुए बोला, जो मैंने बोला था लाने, क्या तुम ले हो? उसकी बात पे वो लड़का सूरज के आगे एक पैकेट करता है, जिसे देख सूरज और प्रिया के चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ जाती है। उसके बाद वो लड़का वहां से चला जाता है। प्रिया सूरज से, ओ बेबी अब कुछ ही दिनों में फ्रेशर्स पार्टी, हाँ मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा है उसकी हालत देखने के लिए। उसकी बात पे सूरज अपने मन में बोला, इंतजार तो मुझे भी नहीं हो रहा है। यह शाम का वाले क्लब हेवन में आज ये पे बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे, क्योंकि आज क्लब हेवन के मालिक मिस्टर बजाज ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की हुआ था। हर तरफ शोर मच रहा था। वहां म्यूजिक की आवाज पे कुछ लोग डांस कर रहे थे, अपने ही धुन में डांस कर रहे थे। अचानक ही वहां की सारी लाइट बंद हो जाती है और एक स्पॉटलाइट के साथ ही म्यूजिक ऑन होता है। डांस फ्लो पे लगभग 4-5 लड़कियां जिन्होंने अपने चेहरे पे नकाब पहन हुआ था, उन लड़कियों ने बेली डांसर के कपड़े पहने हुए थे, डांस कर रहे थे। ओ ए ओ ए ओए ओ वाह, ओए ओ वाह, ओए ओ ए ओए ओ वाह, ओए ओ वाह। तभी गेट से 4 लोग अंदर आते हैं। ये 4 लोग कोई और नहीं बल्कि अरमान, आर्यन और नील थे। उन सभी ने अपने चेहरे पे मास्क पहने हुए था। गदर ने किया है इशारा, घड़ी भर का है खेल सारा। गदर ने किया है इशारा, घड़ी भर खेल है सारा, तमाशा ही बन जाएंगे खुद तमाशा। तभी उनके पास एक आदमी आता है और वो एक टेबल के पास इशारा करते हैं, जिसे चारों की नजर उस टेबल पे चला जाता जहां पे कोई और नहीं बल्कि मिस्टर बजाज बैठा हुआ था। बदल जाएगा ये नजारा, हाँ बदल जाएगा यह नजर, गदर ने किया है इशारा। ओ ए ओए ओ वाह, ओए ओ वाह। तभी उन डांसर्स में से एक बजाज के टेबल के पास आती है। उसके ग्लास में ड्रिंक सर्व करते हुए उसको सेंसुअल टच करते हुए आगे के लिरिक्स गाने लगती है। इशारों पे हमको नाचा लो, चलो जश्न तुम ये मना लो, के जी भर के हमको सता लो। वही उस लड़की को देख अरमान की आंखों में ठंड उतर आई थी, क्योंकि वो उसे पहचान गया था क्योंकि वो लड़की को और नहीं बल्कि रूही थी। इशारों पे हमको नाचा लो, चलो जश्न तुम ये मना लो, के जी भर के हमको सता लो। नहीं कुछ कहेंगे कि हंस कर सहेंगे। रूही बजाज को ऐसे सेंसुअल तरीके से टच कर रही, लेकिन को बजाज को खुद को टच नहीं करने देती है। ऐसा वो उसको एक बाद एक ड्रिंक दे रही थी। सितम दर सितम हम तुम्हारा, हम सितम दर सितम हम तुम्हारा। गदर ने किया है इशारा। अब तक बजाज पूरी तरह से नशे में चूर हो गया था। वही अरमान के नजर बस रूही के हरकत पे थी। वो अचानक ही बजाज के टेबल के पास एक वेटर आके खड़ा हो जाता है, जिसे अरमान को रूही नहीं दिख रही थी, लेकिन जैसे ही वेटर उधर से हटा उसके आंख के अब कोई नहीं था। ये देख उसने इधर उधर देखा, लेकिन अंधेरा होने की वजह से कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वही रूही ने मिस्टर बजाज को नशे की हालत में एक प्राइवेट रूम में रॉकी की मदद से लाकर पटक देती है और जल्दी से उसके जैविक रॉकी जब उस मास्क को पहना है तो वो बिल्कुल मिस्टर बजाज की तरह दिखने लगता है। उसके बाद रूही उसे वो फिंगरप्रिंट देती है, जिसे वो अपनी उंगली में पहन लेता है और उस पास को भी अपने पास रख लेता है। इस वक्त रॉकी बिल्कुल मिस्टर बजाज की तरह दिख रहा था। उसे देख कोई भी नहीं बता सकता था कि वो बजाज नहीं है। रूही एलेक्स की तरफ देख बोली, एलेक्स तुम वहां के सारे सीसीटीवी को हैक कर लेना। उसके बाद जब रॉकी उस कॉटेज के पास पहुंचेगा तो तुम्हें उस पासवर्ड को हाथ देना। उसकी बात पे एलेक्स हाँ में सिर हिला देता है। उसके बाद रॉकी उस कमरे से बाहर चला जाता है। वो जब उस कॉटेज के पास पहुंचा तो वहां पे पहले से ही गार्ड्स थे, लेकिन रॉकी ने उन्हें इग्नोर कर दिया। उसके बाद वो सीधा उस कॉटेज ले पास गया, जहां पे उसने सबसे पहले फिंगरप्रिंट लगाया और उसके पास को एंटर किया। पास के एंटर होते ही उस पे कुछ नंबर दिखने लगा। ये देख उसने अपनी वॉच से एक सिग्नल भेजा, जिसे समझ के एलेक्स ने जल्दी ही अपना काम स्टार्ट कर दिया था। थोड़े टाइम वो कॉटेज का डोर ओपन हुआ और एलेक्स अंदर गया। अंदर जाने के बाद उसने बिना वक्त गवाए वहां से बॉम्ब के डिफ्यूज करने में लग गया, क्योंकि रॉकी एक एक्सपर्ट बॉम्ब डिफ्यूजर था, जिसे वो उसके बहे हाथ का खेल था।
जैसे ही बॉम्ब डिफ्यूज हुआ रॉकी बिना वक्त गवाए वहां से निकल गया। क्यों अब वक्त था सामने से वार करने का। उसने एक नजर अपने पीछे देखा जहां पे लड़कियों को बेहोश करके रखा गया था ताकि किसी को शक ना हो। उसके वहां से निकलते ही रूही के गार्ड्स ने वहां पे सिक्योरिटी दे रहे गार्ड्स पे धावा बोल दिया। उनमें से एक गार्ड ने जल्दी से इमरजेंसी बटन के प्रेस कर दिया जिससे पूरे क्लब में सायरन की आवाज गूंज गई। यह आवाज ऐसी थी जैसे फायर अलार्म बज रहा हो, लेकिन बजाज ही जनता था को यह आवाज कैसी थी, इसका क्या मतलब था। उसने एक नजर खुद को देख जो कि उसी टेबल पे था जहां वो पहले था। उसके बाद उसने अपनी जैकेट को चेक किया जहां पे उसने इस पास को रख था। अब उसके चेहरे पे डेविल स्माइल थी। वो अपने मन में बोला, लगता है शेर फंस गया जाल में, आज अंडरवर्ल्ड किंग यहां से जिंदा बच के नहीं जाएगा। अब बेचारे इस बात से अनजान था कि जिस शेर के लिए उसने जाल बिछाया था उसे कब का उसकी शेरनी ने हटा दिया है। जैसे रॉकी वापस उस प्राइवेट रूम आया तो रूही ने जल्दी से रॉकी को ऑर्डर देते हुए बोली, रॉकी इस जहां से उठाया था वहीं पे छोड़ आओ। रॉकी उसे लेकर जाने लगा, लेकिन तभी रूही को कुछ याद आया और उसने रे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। राय ने जल्दी से उसके हाथ में एक पास रखा। ये रॉकी हैरानी से बोला, क्वीन ये पास, हाँ ये पास नकली है, इसे शक ना हो इसलिए, और वो असली वाला पास तुम अपने पास ही रखना। रॉकी अपने मन में बोला, क्वीन कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब यह इतना कुछ हो भी गया और इस बंदे को शक भी नहीं होगा। उसे अब समझ आया कि रूही क्वीन के लिए कितनी ज्यादा सूटेबल है। शी इज अ रियल क्वीन। वही अरमान और आर्यन भी अब सतर्क हो जाते हैं। आर्यन बोला, लगता आज फिर हमसे पहले कोई आ गया है उन्हें बचाने के लिए। उसकी बात पे अरमान ने कुछ नहीं बोलता, बस वो जल्दी से उस तरफ चला जाता है। उसके पीछे आर्यन और नील भी चले जाते हैं। अरमान और आर्यन जैसे ही कॉटेज के पास रहे होते हैं तभी वहां पे मौजूद गार्ड्स अरमान पे हमला कर देता है क्योंकि वो लोग पीछेली तरफ से जा रहे। रूही के लिए सबसे जरूरी काम ये था कि वहां पे मौजूद सभी बॉम्ब को डिफ्यूज करने का था, क्योंकि अरमान ने आज पहले ही बैकअप रेडी किया था, इसलिए उसे आज ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। ऐसे ही वो लोग फाइट करते हुए अंदर जा रहे थे। अब वो लोग कॉटेज के पास खड़े थे, वही उस कॉटेज के सामने मिस्टर बजाज अपने गार्ड्स के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पे अभी एक जीत भरी मुस्कान थी। तभी उसने अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए बोला, मार दो इन्हें, कोई भी ऐसे जिंदा बच के जा ना पाए। लेकिन उसके बोलने पे भी कोई भी गार्ड आगे नहीं बढ़ा। ये देख मिस्टर बजाज गुस्से से उन लोग पे चिल्लाते हुए बोला, को बोल रहा हूँ वो करो। लेकिन तभी वहां पे किसी की हंसने की आवाज आई। सब उसने उस तरफ देख तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो कोई और नहीं बल्कि रॉकी था। रॉकी उनकी तरफ आते हुए बोला, तुझे क्या लागत है ये लोग तेरे आदमी है? अरे भाई पहले जरा चेक तो कर लेते, क्योंकि यह गार्ड्स तुम्हारे नहीं बल्कि क्वीन के हैं। जैसे ही उसके कान में क्वीन नाम गया उसकी सिटी पिटी गुल हो चुकी थी। लेकिन एक बार फिर वो हंसते हुए बोला, अरे अरे लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम उन लड़कियों को कैसे बचोगे? ये बोल वो जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन अचानक ही वहां पे आर्यन, अरमान और रॉकी को हंसने आवाज आई। उनकी हंसी देख मिस्टर बजाज को अब पसीना आने लगा था। तभी रॉकी ने बोला, अरे बेल बुद्धि इंसान। उसके आगे अरमान बोला, तुम्हें क्या लगा था तुम यहाँ जाल बिछाओगे और हम फंस जाएंगे? TCH ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी थी। रॉकी मिस्टर बजाज की तरफ अपने सर्द आवाज में बोला, चल बजाज डोर ओपन कर। उसकी बात पे मिस्टर बजाज ने माना कर दिया। उसको माना करते देख रॉकी बोला, अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो तेरी बेटी जो कि इस समय लंदन में अपनी पढ़ाई कर रही उसके साथ कुछ भी हो सकता है। उसकी बात वो मिस्टर बजाज डर गया, लेकिन फिर बोला, कौन सी बेटी? मेरी की बेटी नहीं है। उसकी बात पे आर्यन को बहुत गुस्सा आया और वो आगे जाके एक पंच मिस्टर बजाज के मुंह पे मर देता है। लेकिन रॉकी उसको रोकते हुए बोला, अरे बड़े भैया रुक जाए, इसकी याददाश्त बहुत कमजोर है, अभी इसे याद दिलाते हैं। ये बोल वो मिस्टर बजाज के आगे एक वीडियो कर देता है जिसमें एक लड़की किसी क्लब के प्राइवेट रूम में थी। उसके आसपास कुछ लड़के उसे अपनी लस्ट भरी नजर से देख रहे थे। ये देख बजाज के चेहरे का रंग उड़ गया, न वो अपनी औकात पे आ गया। एक बार फिर से रॉकी मिस्टर बजाज से अपने सर्द आवाज में बोला,
जाए बजाज साहब, या फिर ये बोल अपने फोन की तरफ निकलता है, लेकिन वो इस डोर के आके अपनी फिंगरप्रिंट लगा देता है। लेकिन और जैसे ही पास लगाने को होता है वैसे ही एक गोली सीधा उसके सर के पार हो जाती है, जिसे बजाज वही निढाल हो जाता है। ये देख सब हैरान हो जाते हैं और सब लग इस डायरेक्शन में देखते हैं जहां पे एक 45 साल का इंसान 3 पीस बिजनेस सूट में खड़ा था। उसके बगल में उसका बॉडीगार्ड था जिसने गन चली थी। उसे आदमी को देख सब शॉक थे, किसी को यकीन नहीं हो रहा था इस इंसान पे। तभी आर्यन बोला, मिस्टर पार्थ चटर्जी, आप ये सब आप कर रहे थे। उसकी बात पे वो आदमी जिसका नाम पार्थ चटर्जी था, जो कि दुनिया का सबसे अच्छे इंसान के बुक्स में आता था। पार्थ चटर्जी को लोग देवता की तरह मानते हैं क्योंकि वो हमेशा ही चैरिटी और बहुत से आश्रम चलता था जिसके चर्चे अक्सर न्यूज में होता था। वो आर्यन की तरफ देख बोला, हाँ मैं ही हूँ इन सब के पीछे, ये पूरा प्लान मेरा है। उसको बात पे अरमान बोला, और तो दुनिया के सामने भगवान बनते फिरते हो और काम रक्षों वाले करते हो, सही है। इस वक्त आर्यन, अरमान और नील तीनों के चेहरे पे मास्क था। उसकी बातों पे पार्थ हंसते हुए बोला, अब क्या करे, ये पैसा है ही ऐसी चीज, साल हर इंसान की सीरत खराब कर देता है, जितना कामो उतना ही कम पड़ता है। और तुम लोग हमेशा ही मेरे काम के बीच आते हो, इसलिए आज मैं ऐसा जल बिछाया है, आज इधर से कोई भी जिंदा बच के नहीं जाएगा। ओह, तो ऐसा और कितने काम है जो को तुम अपने कंस्ट्रक्शन कंपनी से छुप के करते हो। ये बोल रॉकी पार्थ चटर्जी की तरफ देखता है। पार्थ चटर्जी रॉकी के सवाल को सुन अपने चेहरे पे एक एविल स्माइल लिए बोला, कहते हैं अगर कोई मरने वाला हो तो उसकी आखिरी विश को पूरा करना चाहिए और तेरे सवाल का जवाब तो देना बनता है न। ये बोला वो आगे बोला, मैं अपने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से उतना नहीं कमाता जितना मैं ड्रग सप्लाई और लड़की को बेचकर कमाता हूँ। मैं अपने ही आश्रम की लड़कियों को किडनैप करके उन्हें दूसरे कंट्री जहाँ पे उनका जितना दंड होता है उन्हें वहां पे भेज देता हूँ। ये बोल वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसके बाद पार्थ चटर्जी अपने गार्ड्स के तरफ देख बोला, जाओ और लड़कियों को बाहर लेकर आओ। उसकी बात पे गार्ड्स अपना सर हिला देते हैं। तभी बॉडीगार्ड का हेड आगे जाता है और मिस्टर बजाज से पास ले लेता है, और जैसे ही उसे मशीन पे लगता है तो वो पास वैलिड नहीं बता रहा था, जिसे देख बॉडीगार्ड हेड बोला, बॉस ये पास काम नहीं कर रहा है। उसकी बात खत्म होते ही पार्थ बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, पास तो यही है, फिर ये काम क्यों नहीं कर रहा है, एक बार फिर ट्राई करो। हेड एक बार फिर ट्राई करता है लेकिन इस बार भी वैलिड नहीं था। उसकी बात पे रॉकी बोला, क्या हुआ पार्थ साहब, आपका पास तो काम नहीं कर रहा है, करेगा भी कैसे, डुप्लीकेट चीज चलती ही नहीं। यह बोल वो अपना हाथ की तरफ देखने का इशारा करता है जहां पे ओरिजिनल पास था। ये देख अब उसको बहुत गुस्सा आने लगा था। वो उसकी तरफ देख बोला, ये पास तुम्हारे पास कैसे आया। उसकी बात पे रॉकी बोला, हाथ की सफाई है कहते हैं इससे। उसके हाथ में कार्ड देख अरमान, आर्यन और नील उसे घूरने लगे। नील ने रॉकी को तरफ देख बोल, जब तुम्हारे पास ऑलरेडी पास था तो तुम तब से टाइम पास क्यों कर रहे थे। उसकी बात पे रॉकी बोला, ये क्वीन के प्लान का एक हिस्सा था ताकि इसका जुर्म ये खुद काबुल करे। तभी पार्थ गुस्से से अपने हेड बॉडीगार्ड से बोला, तुम लोगों को खड़े रहने का पैसा नहीं देता, मैं शूट देम। लेकिन उसके बात पे कोई रिएक्ट नहीं करता। तभी नील बोला, अरे यार मुझे समझ नहीं आता, इसने बिजनेस वर्ल्ड में इतना बड़ा मौकाम हासिल कैसे किया, मतलब इस बंदे में दिमाग नाम की चीज नहीं है। ये जब से यह आया खुद की तारीफ से इस फुर्सत ही नहीं मिल रहा कि तुम ये समझ सको कि अंडरवर्ल्ड किंग के साथ क्वीन का खास आदमी रॉकी यह चुपचाप खड़े हैं बिना कोई एक्शन लिए। वो शांति से खड़े बिना की डर घबराहट के वो गन पॉइंट पे। इसका मतलब साफ है कि ये सभी आदमी हमारे हैं। उसकी बात पे सबने उसे चिढ़ाने वाली स्माइल दी। रॉकी ने ओडिंग टोन में बोला, गार्ड्स गन डाउन। उसके इतना बोलते ही सारे गन जो कि अब तक अरमान, आर्यन और नील पे लगाई हुई तो सब नीचे हो गया। क्या लगा तुम ये जाल बिछोगे, हम आएंगे और फंस जाएंगे, यह कोई सकस है क्या जहां हम जोकर की तरह आ जाएंगे बिना तैयारी के। ये बोलने वाला रॉकी था। उसकी बात पे पार्थ हंसते हुए बोला, मुझे पता था ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैंने इस पूरे कॉटेज के पास बॉम्ब प्लांट किया है। ये बोल वो अपने जेब से एक रिमोट निकलता है। इस बार अरमान के चेहरे पे कुछ अजीब से भाव थे, लेकिन रॉकी बेफिक्र होके बोला,
तो क्या करूं, वैसे बॉम्ब प्लांट करना बड़ी बात नहीं है, उसे ब्लास्ट भी करना होता है जो तेरे हाथ से नहीं होगा। उसकी बात सुन अरमान उसकी तरफ देखा जिसके चेहरे पे डर का निशान तक नहीं था। उसके बाद से पार्थ चटर्जी चिढ़ गया। वो रॉकी की तरफ देख बोला, रुक अभी तुझे बताऊं। ये बोल उसने बटन प्रेस कर दिया। सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी सिवाय रॉकी और अरमान के। थोड़े टाइम बाद भी जब कोई आवाज नहीं आई तो सबने अपनी आंखें खोल के देख तो वहां पे कुछ नहीं हुआ था। वो फिर रॉकी की तरफ देखता है तो रॉकी किसी को कुछ इशारा करता है। तभी एक गार्ड आगे आके रॉकी के हाथ में एक टैब रख देता है। रॉकी उस टैब को पार्थ के आगे करता है जिसे देख पार्थ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब उसकी आंखों में खौफ नजर आने लगा था। वो जल्दी ही अपने घुटने के बाल बैठ जाता है। रॉकी पास को आगे करते हुए बोला, जाओ और लड़कियों को बाहर निकालो, इसका हिसाब तो अब क्वीन ही करेगी। यह बोल वो अपने गार्ड्स को कुछ इशारा करता है। थोड़े टाइम में सब वहां से निकल जाते हैं। तभी नील रॉकी से क्यूरियस होकर पूछ, बॉस आपने उस पार्थ को ऐसा क्या दिखा कि वो घुटने के बाल आ गया। उसकी बात पे रॉकी एक स्मर्क के साथ बोला, कुछ नहीं, उसकी सबसे ज्यादा प्यारी कंपनी को क्वीन ने बॉम्ब से उड़ा दिया। उसी के साथ उन्होंने ने उसके कन्फेशन को भी मीडिया को दे दिया। इसी के साथ जो इज्जत उसने इतने साल में कमाई थी उसे झटके से खत्म कर दिया। तभी नील बोला, बॉस ये समझ आ गया, लेकिन वो बॉम्ब जो कॉटेज में लगा था वो क्या हुआ। उसकी बात पे रावकटन उसको बताया, आका सारा प्लान क्वीन ने खुद एग्जीक्यूट किया है और आज वो खुद यह आई थी इस मामले को संभालने के लिए। उसके बाद उसने उन्हें अपना पूरा प्लान बताया जिसे सुन सब लोग हैरान थे। अरमान को तो खुद पे ही नाज हो रहा था कि उसने एक स्मार्ट लड़की से शादी की है। वो अपने मन में बोला, मुझे नहीं पता था वाइफी कि तुम इतनी इंटेलिजेंट हो। लेकिन फिर उसको कुछ याद आया और उसका चेहरा डार्क हो गया और वो अपने आप से ही बोला, लेकिन वाइफी पनिशमेंट तो अभी मिलेगी, तुमने कैसे उस आदमी को टच किया। तब रात भर में यह न्यूज पूरे ऐसा में आग की तरह फैल गई थी जिसे बिजनेस वर्ल्ड में एक बार फिर से तहलका मचा दिया था। सब लोग ये सोच रहे कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसे पंगा लेने से कोई भी बच नहीं पा रहा है। अभी कल ही ध्रुव सिन्हा की, आज सुबह ध्रुव सिन्हा के बारे में ट्रेंड चल रहा था और अब एक और बिजनेसमैन के बारे में न्यूज आ रही थी। वही एक अंधेरे कमरे में बैठा आदमी यह न्यूज देख गुस्से से सभी सामान को फेंक रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वो एक फ्लावर पॉट को दीवार पे फेंकते हुए बोला, कैसे कैसे वो बच गया। इतनी प्लानिंग के बाद भी वो अरमान बच गया। पता करो कि बॉम्ब डिफ्यूज कैसे हुआ। उसके ये कहते ही वही साइड में खड़ा उसका असिस्टेंट बोला, बॉस हमने पता किया है, किसी ने बॉम्ब के में वायर को काट दिया था जिसे बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ। बॉस सीसीटीवी फुटेज को चेक करने पे पता चला कि आखिरी बार मिस्टर बजाज ही कॉटेज के अंदर गए थे, जिसे साफ पता चलता रहा कि बॉम्ब डिफ्यूज करने वाले मिस्टर बजाज है। उसकी बात पे वो आदमी बोला, ऐसा नहीं हो सकता है, जरूर कुछ छूट रहा है। वो आदमी तो एक नंबर का बेवकूफ था। सीसीटीवी फोटोज लेकर आओ। जी सर। ये बोल वो आदमी अपने माथे के पसीने को साफ करते हुए उस रूम से निकल जाता है। दूसरी तरफ रूह अपने कमरे आराम से बेड पे सोई हुई थी। अचानक उसे किसी का हाथ अपने शरीर पे रेंगते हुए महसूस होने लगा तो उसने झटके से अपनी आंख खोल दी और सामने की तरफ देख जहां पे अरमान का चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब था और झुका हुआ था, जिसे देख रूही झटके से उठा गई। तभी उसके मुंह से एक आह की आवाज आई, क्योंकि जल्दी जल्दी उठने के चक्कर में उसका सर अरमान के सर से टकरा गया था, जिसे उसे काफी दर्द हो रहा था। लेकिन फिर जल्दी ही खुद को नॉर्मल करते हुए वो अरमान की तरफ देखते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम मेरे कमरे में आए कैसे। उसके सवाल को सुन अरमान बोला, वाइफी आज हमारी फर्स्ट नाइट, तो मेरा आना बनता है न, क्यों तुम भूल गई को आज हमने शादी की है। उसको सुहागरात वाली बात सुन रूही का खून ही सूख गया। वो तो भूल ही गई थी शादी हुई है और अब डेविल को सरदार उसका पति परमेश्वर है। वो अपनी हकलती हुई आवाज में बोल, सुहाग रात हमारी सुहागरात है। अरमान को रूही का चेहरा देख अंदर ही अंदर बहुत मजा आ रहा, लेकिन उसने अपने फेस से यह शो नहीं होने देता है। उसके बाद रूही के गाल को प्यार से सहलत हुए बोला, हाँ आज हमारी सुहागरात है इसलिए तो मैं आया हूँ। ये बात जितनी आसानी से अरमान ने बोला था, उतना बड़ा बॉम्ब रूही पे फूटा था। उसके रिएक्शन को अरमान बोला, चलो वाइफी सुहागरात मनाते हैं।
उसकी बात पे रूही हकलाते हुए बोली, अरमान देखो ये सब अभी ठीक नहीं है, अभी तो हमारी शादी पब्लिक इस आगे। वो कुछ बोलती अरमान ने उसके होठ पे अपने होठ रख उसे किस करने लगा। रूही तो एकदम से फ्रीज हो गई थी, उसका माइंड एक बार फिर ब्लैंक हो गया। वही अरमान जिसने रूही को सिर्फ परेशान करने के मकसद से किस किया था, लेकिन अब खुद भी इस किस में खो गया था। जब उसने देखा कि रूही अपना मुंह नहीं खोल रही तो वो उसने चिढ़कर उसके होठ पे बाइट कर लिए, जिसे रूही लौह खुल गया। उसी के साथ रूही अपने होश में आए और अरमान को खुद से दूर करने लगी, लेकिन अरमान पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। वही अब धीरे धीरे रूही भी बहकने लगी थी और वो भी अरमान के किस में इन्वॉल्व हो गई थी। वही जब अरमान को रियलाइज हुए कि रूही भी उसका साथ दे रही है तो वो खुश हो गया और पैशनेट तरीके से रूही के किस करने लगा। लगभग 10 मिनट बाद अरमान ने रूही को छोड़ा क्योंकि उसे सांस लेने अब दिक्कत होने लगी थी। अरमान रूही के बालों को सहलाते हुए बोला, रिलैक्स रिलैक्स वाइफी। उसका सर अपने सीने पे रख लेता है और उसे लेकर बेड पे लेट जाता है। अरमान जानता था कि रूही अभी छोटी है और अभी अपना पढ़ाई पे फोकस कर रही है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहा था। रूही भी उसे इस बारे में बात नहीं करने वाले थी क्योंकि उसे पता था अगर उसने एक भी शब्द बोला तो अरमान फिर से उसे छेड़ने लगेगा। और आज के मिशन की वजह से वो बहुत थक गई थी, इसलिए अरमान को सोने पे ही सर रख के सो गई। जब अरमान को अपने सीने पे रूही की गहरी सांस महसूस हुई तो वो समझ गया कि रूही सो चुकी है। वो ऐसे ही रूही को देखते हुए बोला, क्या हो तुम, कितनी आसानी किसी को भी बर्बाद करने की ताकत रखती हो। किसी के कमजोरी पे कैसे वार करना है ये तुम्हें अच्छे से पता है। क्या है तुम छुपा रही हो और कैसे तुम अंडरवर्ल्ड क्वीन बनी। ऐसे बहुत से सवाल अरमान के मन में चल रहे थे, लेकिन उसके जवाब सिर्फ और सिर्फ रूही के पास था। वही वो आदमी कब से सीसीटीवी फुटेज को देख रहा था, लेकिन अब तक उसे कोई भी क्लू नहीं मिला था। वो अपने लैपटॉप को जमीन पे फेंकते हुए बोला, अरमान मालिक बहुत हो गया, ये लुका छुपी का गेम अब वार होगा, वो भी सामने से। ये बोल वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी की गूंज उस पूरी जगह के माहौल को डरवानी बना रही थी। अगली सुबह रूही की जब आंखें खुली तो उसने खुद को किसी पत्थर जैसे चीज पे अपना सर रख हुआ था। जब उसने अपने चेहरे को नीचे करके देखा तो वो देखती वो किसी के सीने पे अपना सर रखा है। उसके बाद वो अपना चेहरे ऊपर करके देखती है जहां उसे अरमान का सोता हुआ मासूम चेहरा दिखा, जो कि सोते हुए बहुत ही ज्यादा चार्मिंग और हैंडसम था। अरमान सोते हुए बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह दिख रहा था। रूही थोड़ा से ऊपर उठ उसके माथे पे किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर हस्बैंड। ये बोल वो जैसे ही अलग होने को हुई वैसे ही अरमान ने उसकी कमर पे अपनी पकड़ कस दी और झटके से उसको अपने नीचे कर लिया, जिसे रूही शॉक हो गई। अगली रूही समझ नहीं आया कि एक पाल में क्या हुआ कि तभी अरमान ने उस होठ पे अपने होठ को रख देता था और उसे किस करने लगता है। रूही तो पूरी तरह से ब्लैंक हो गई कि अभी अभी हुआ क्या, लेकिन जैसे ही अरमान ने उसे बाइट किया वो अपने सेंस में वापस आए। तब तक अरमान रूही के होठों से दूर हुआ, लेकिन उसके ऊपर वॉइस ही रहता है। अरमान अलनी मैग्नेटिक आवाज में बोला, वाइफी गुड मॉर्निंग ऐसे बोलते हैं एंड बिलीव मी टुडेज मॉर्निंग इज रियली गुड फॉर मी। ये वो उसके माथे पे किस कर देता है। उसके बाद उसके ऊपर से हट जाता है। उसके हाथे ही रूही भी सीधी होके बैठ जाती और उसे घूरते हुए बोली, आप कब उठे और आपने मुझे बिना ब्रश किए ही किस कर दिया, कितने गंदे हैं आप। ये बोल वो अपना मुंह बना लेती तो वही उसकी बात सब अरमान उसे देखने लगा और उसका जवाब देते हुए बोला, वाइफी मैं तो तभी उठ गया जब तुमने मुझे किस किया था, और रही बात तुम्हें बिना ब्रश के किस करने की तो माय डियर स्वीट लिटिल वाइफी, मेरा जब मन करगा, जैसे मन करगा, जहां मन करगा मैं तुम्हें किस करूंगा एंड यू कांट स्टॉप मी। ये बोलते अरमान की आवाज में एक अलग ही अफेक्शन और चर्म था, जिसे के करना अरमान की इन कुछ लाइन ने भी रूही को ब्लश करने वो मजबूर कर दिया, जिस कारण उसके गाल एकदम लाल हो गए थे, जिसे महसूस कर रूही जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है। उसके भागने की स्पीड को देख अरमान हैरान था, लेकिन उसके होठ पे हल्की मुस्कान आ जाती है। वही रूही अपनी सांसों को कंट्रोल कर मिरर के सामने खड़ी होती है, अपना चेहरा देखती है जो कि बहुत लाल था। ये देख रूही बोली, हे भगवान मिस्टर हस्बैंड तो बहुत ही बेशर्म है। उसके बाद वो भी फ्रेश होने लगती है।
थोड़े टाइम बाद वॉशरूम का दरवाजा खुलता है। रूही अपना छोटा सा निकल पूरे रूम में एक नजर देखती है। जब उस कोई नहीं दिखता तो वो जल्दी से क्लोजेट में भाग जाती है। रूही ने इस वक्त सिर्फ बाथरोब पहना हुई थी। सुबह जल्दी जल्दी में वो अपने कपड़े ले जाना ही भूल गई थी। रूही क्लोस्टेट रूम में आने के बाद अपने सीने पे हाथ रख लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोली, हाइस बच गई, अच्छा हुआ कि मिस्टर हस्बैंड चले गए। उसके बाद वो भी जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए रेडी होने लगती है। रूही रेडी हो के सीधा हॉल में आती है और रूही के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल थी। रूही आर्यन के तरफ आते हुए उसे गुड मॉर्निंग वाइस करती है और आगे बोली, भाई ईशान भाई कैसे है? उसकी बात ले आर्यन बोला, ईशान अब ठीक है, आज उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा। ये सुन रूही बहुत खुश होती है और आर्यन की तरफ देख बोली, भाई हम साथ में चलेंगे ईशान भाई को लेने। आर्यन रूही के बात पे हाँ में अपना सर हिला देता है तो वही सुनीता का मुंह बन जाता है। रूही जब से नीचे आई थी उसने नोटिस किया कि प्रिया एक तक कहीं देख रही है। तभी उसके कान में किसी आए जिसे सुन रूही चौंक कर अपने पीछे वाले सोफे पे देखती है जहां पे अरमान किंग की तरह बैठा था। अरमान रूही की तरफ देख बोला, चलो अब तुम आ गई हो, हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए। ये बोल वो उसके हाथ के पकड़ डाइनिंग टेबल पे ले आया और उसके लिए चेयर खींचता है जिसे देख रूही हल्के सा मुस्कुरा देती है। आर्यन भी रूही के बगल वाली हेड चेयर पे बैठ जाता है और अरमान रूही के दूसरी साइड बैठ जाता है। ये देख प्रिया का खून खोल रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी के अभी रूही की जान ले ले, मगर वो ऐसा कुछ कर नहीं सकती थी। वो अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है और अरमान से 2-3 चेयर दूर होके बैठ जाती है क्योंकि आर्यन को नहीं पसंद था कि कोई भी उन लोग के आसपास भी बैठे, इसलिए प्रेम जी भी आर्यन से दूसरी तरफ वाले हेड चेयर पे बैठे थे। प्रेम जी कुछ दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे गए हुए थे। आर्यन और अरमान दोनों ही बारी बारी रूही को कुछ न कुछ सर्व कर रहे थे। रूही आर्यन की तरफ देख बोली, भाई नेक्स्ट वीक हमारे कॉलेज में फ्रेशर है और मैं इसके लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं और मुस्कान ने डांस प्रोग्राम में हिस्सा किया है। रूही के मुंह से मुस्कान का नाम सुन उसे पार्टी वाले दिन की याद आ जाती है जब मुस्कान रूही के बर्थडे पार्टी में आई थी। यह सोच उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अरे भाई इस चक्कर में ये भी भूल गई मुझे कॉलेज जाना है। ये बोल वो उठ के जाने लगती है। तभी अरमान बोला, रुको मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। उसकी बात सुन रूह अपना सर है हिला देती है और अपना बैग लेने कमरे में चली जाती है। रूही अपन बैग लेकर नीचे आती है और अरमान के साथ निकल जाती है। वही प्रिया बस उसका मुंह देख रहे जाती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे ले एक डेविल स्माइल आ जाती है क्योंकि आर्यन की नजर से नहीं छुपी थी। आर्यन किसी को कुछ मैसेज कर देता है और वो भी घर से बाहर निकल जाता है। वही कार में अरमान रूही की तरफ देख बोला, वाइफी लड़कों से दूर रहना और अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल करना। और हाँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना। अगर मैं तुम्हें किसी भी लड़के के देखा तो पनिशमेंट ले लिए रेडी रहना। उसकी बातों से रूही को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो पहली बार कॉलेज जा रही है। रूही अरमान की तरफ देख बोली, मिस्टर हस्बैंड में कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आप मुझे ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और हाँ, आज मुझे लेने आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे डांस प्रैक्टिस भी करना है। इसी के साथ वो लोग कॉलेज पहुंच जाता है। रूही एक नजर बाहर की तरफ देखती है, उसके बाद अरमान के गाल पे एक बेबी किस कर उसे दूर हो जाती है। लेकिन इस किस से अरमान के चेहरे पे एक हल्की मुस्कान आ जाती है और वो कार का डोर ओपन करता है। जो स्टूडेंट अपने कॉलेज में इस कार को देख रहे थे, जब उन लोगों ने अरमान को देखा तो बहुत हैरान थे, लेकिन जब उन लोगों ने देख कि अरमान ने पैसेंजर सीट का डोर खोला है तो वो हैरानी और बड़ी हो गई क्योंकि कार से रूही निकली थी। वही 2 लोग ऐसे थे जिन्हें रूही और अरमान को देख गुस्से से पागल हो रहे थे। ये लोग कोई और नहीं सानिया और सूरज थे। जहां सानिया गुस्से और नफरत के साथ रूही को देख रही थी तो वही सूरज भी अरमान को देख रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो रूही को अभी के अभी अरमान से अलग कर दे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि हर कोई अरमान के बारे में जानता था एक वो कितना क्रूएल है। उसे ये बर्दाश्त नहीं कि कोई भी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इंटरफेयर करे। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश भी करता तो अरमान उसको ऐसे गायब करता था जैसे वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे।
वही अरमान की नजर जब सूरज पे गई तो उसकी आंखों में गुस्सा झलकने लगा था, क्योंकि सूरज की नजर इस वक्त रूही पे ही थी। उसकी आंखों में कुछ तो अलग था जिसे शायद अरमान समझ चुका था, लेकिन फिर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। रूही के फोरहेड पे किस वो वहां से निकल जाता है। उसकी इस हरकत से रूही के चेहरे पे हल्की लालिमा आ जाती है, फिर वो भी अपनी क्लास की तरफ चली जाती है। वो अभी कॉरिडोर में ही थी कि तभी उसके सामने सानिया आ जाती और वो रूही की तरफ देख बोली, तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो जो लड़कों को उनके पैसे के लिए उनके बिस्तर तक चली जाती है, और अरमान के करीब भी तक ऐसे ही गई हो ना, लेकिन बहुत जल्द वो मेरा होगा क्योंकि मेरी शादी उसे फिक्स हो चुकी है। उसकी बात पे रूही कोल्ली हंसते हुए बोली, लगता है तुम्हारा मन उसके छोटे भाई से भरा नहीं है जो तुम मेरे बॉयफ्रेंड पे नजर है। जैसे ही रूही के मुंह से अरमान के छोटे भाई का नाम निकाला वो अपनी जगह पे थम गई। उसके माथे वो ठंडा पसीना बहने लगा था। वो हकलाते हुए बोली, तुम्हारा का कहने का मतलब क्या है? उसकी बात ले रूही बोली, वही जो तुम सोच रही हो, रूही ने जवाब दिया और आगे बोली, तुम्हें क्या लगा था तुम मेरे बॉयफ्रेंड पे अपनी नजर डालोगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? व्हाट अ जोक। एंड बाय द वे, हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता, तो अपनी इस घटिया सोच को अपने तक रखो। उसके बाद वो वहां से निकल जाती है। वही सानिया उसे गुस्से और डर के मिले जुले भाव के साथ देख रही थी। वो तुरंत किसी को कॉल करती है और बोलती, सोहेल, इस लड़की को हमारे बारे में सब कुछ पता है। अब ये लड़की हमारे और हमारे मकसद के लिए खतरा बन रही है। दूसरी तरफ से सोहेल कुछ कहता है जिसे सुन के बाद उसके चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। वो सोहेल की तरफ देख बोली, यू आर वेरी इंटेलिजेंट सोहेल। उसके बाद वो कॉल रख देती है और अपने क्लास की ओर चली जाती है। दूसरी तरफ अरमान ने सानिया की सभी बातों को सुन लिया था। उसके चेहरे पे एक एविल स्माइल आ जाती है। वो अपने फोन में एक फोटो को देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता था मेरा छोटा सौतेला भाई इतना इंटेलिजेंट है। ये बोल वो हंसने लगता है। उसके बाद किसी को कॉल कर कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और बोलता है, एवरी एक्शन हैव एन इक्वल रिएक्शन बट अकॉर्डिंग टू अरमान एवरी एक्शन हैव एन इक्वल रिएक्शन इन मल्टीपल टाइम। ये बोल वो अपने फोन में रूही के फोटो को किस करते हुए बोला, वाइफी, कोई भी तुम्हें हट और होम करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले मुझे पाएगा। ये बोलते वक्त उसकी आंखों में जुनून दिख रहा था। उसके लिए रूही सिर्फ उसका प्यार नहीं बल्कि उसके पागलपन की वो हद थी जिसका कोई एंड नहीं था। रूही के लिए अरमान को एक पाइस्चो बुलाना कोई गलत नहीं था। वही रूही अपने क्लास में लेक्चर ले रही थी। उसके क्लास में इस वक्त सिर्फ प्रोफेसर की आवाज आ रही थी। तभी एक और आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया तो सबने गेट की तरफ देखा जहां पे एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। कंधे से नीचे आते बाल, काली आंखें जिसमें एक अलग ही चमक था, होठों पे पिंक लिप बाल्म, ब्लैक कुर्ती, एक हाथ में घड़ी और दूसरे में हाथ में ब्रेसलेट जिसमें डायमंड का वर्क किया गया था। देखने वो लड़की भी बहुत ही सुंदर थी। उस लड़की को देख सब उसे देखते रह गए क्योंकि वो इस लुक में बहुत क्यूट लग रही थी। वही उसे देख दो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे। ये दो लोग कोई और नहीं बल्कि रूही और मुस्कान थे। रूही मुस्कान की तरफ देख बोली, ये यहाँ क्या कर रही है? उसकी बात वो मुस्कान बोली, उसने मुझे आज सुबह ही बताया था कि यह मुझे और तुम्हें एक सरप्राइज देगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये सरप्राइज की जगह पूरा का पूरा बॉम्ब हमारे ऊपर ब्लास्ट करेगी। वही वो लड़की रूही और मुस्कान देख एक बड़ी स्माइल करती है। वो लड़की के आवाज से सब लोग अपने होश में आते हैं जो बोल रही थी, सिर कैन आई कम। उसके बाद पे प्रोफेसर अपनी सरहा में हिला देते हैं। इनका लेक्चर अभी कुछ देर पहले ही स्टार्ट हुआ था जिस करना उस लड़की को एंट्री लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। वो लड़की सीधा रूही और मुस्कान के पीछे वाली सीट पे बैठ जाती है। उसके बाद प्रोफेसर फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। एक गहरे बाद जैसे ही प्रोफेसर का लेक्चर खत्म होता है तो रूही और मुस्कान दोनों ही उस लड़की के कान को पकड़ के मोड़ देती है। मुस्कान उसकी तरफ देख बोली, तू यहाँ क्या कर रही है? उसकी बात पे वो लड़की जिसे दर्द हो रहा था वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, भजन कीर्तन करने आई थी। उसकी बात पे मुस्कान बोली, कोई कॉलेजरीन भजन कीर्तन करने आता है क्या? उसकी बात पे वो लड़की बोली, जब पता है तो अब मुझे छोड़ो भी। उसकी बात ले रूही बोली, राही तुम्हें यही कॉलेज मिला था एडमिशन के लिए? उसकी बात पे राही बोली,
क्या रूह यह मुस्कान ना कि बाला यहाँ पे एडमिशन ले सकती है तो मैं क्यों नहीं, और वैसे भी हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। राही सिंह परिवार की एक लौटी बेटी है जिसे उसके परिवार वाले बिल्कुल प्रिंसेस की तरह रखते हैं। ये भी रूही के गण के एक मेंबर है। ये रूही को पिछले 3 साल से जानती है क्योंकि रूही ने एक बार इसकी मदद की थी इसे बचाने में। तब से ही यह रूही को अपनी बड़ी बहन के जैसे ही मानती थी। राही रूही के गैंग की सबसे चुलबुली और मस्तीखोर लड़की है। उसके बाद वो भी रूही और मुस्कान के साथ डांस कंपटीशन के लिए अपना नाम दे देती है। उसके बाद वो लोग डांस प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस रूम में चली जाती है, जहां पे डांस के सभी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे थे। वो लोग अभी आते ही थे कि तभी रूही का फोन बजा उठा। उसने जब नंबर देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई और वो अपने फोन को पिक करने के लिए साइड में चली जाती है। रूही जैसे ही फोन पिक करती है तो दूसरी साइड से आवाज आती है, बॉस कुछ लोग इस कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। उसकी बात पे रूही की आंखें एकदम सर्द हो जाती है और वो सिर्फ 2 शब्द में जवाब देती है, आती हूँ, और फोन कट कर मुस्कान और राही के पास आती है और उन्हें सब बात देती है और वहां से बाहर की तरफ चली जाती है। उसके प्रैक्टिस रूम से निकलते ही सानिया जो उस पे नजर रख रही थी वो जब उसे बाहर जाते हुए देखती है तो किसी को कॉल करके बोलती है वो अभी कॉलेज से निकल रही है। उसके बाद वो फोन रख बोली, आज तुम्हारा आखिरी दिन है रूही। रूही का नाम उसने मुंह बनाकर बोली थी। रूह जैसे कॉलेज के बाहर निकलती है तो उसके से एक ब्लैक कार थी जो को लिमिटेड एडिशन थी। ये कार रूही की थी जो हमेशा से कंपनी में ही रहता है, क्योंकि आज सुबह रूही अरमान के कार से आई थी इसलिए उसने कंपनी से अपनी कार मंगवा लिया। रूही कार के बैक सीट पे बैठ जाती है और कार का पार्टीशन क्योंकि रूही को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी उसका चेहरा देखे, इसलिए उसने कार में बैठने से पहले ही मास्क, कैप और गॉगल से खुद को कवर कर लेती है। तभी ड्राइवर पार्टीशन को नॉक करते हुए बोला, बॉस कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। उसकी बात पर रूही कुछ नहीं बोली, जिसका मतलब समझ के ड्राइवर कार को स्पीड में निकाल देता है। रूही की कार इस समय बहुत ही स्पीड में चल रही थी। वही जो कार उनका पीछा कर रहे वो लोग भी आप कार स्पीड बढ़ा देते हैं। तभी एक ट्रक जो कि लेफ्ट साइड वाले रोड से आती उसका निशाना रूही की गाड़ी थी, लेकिन जैसे ही ड्राइवर की नजर उस जगह पे गई तो उसने और तेज कार की स्पीड बढ़ा दी थी, जिसे रूही की कार तो उस ट्रक से बच गई लेकिन उनके पीछे आ रहे कार का एक्सीडेंट हो जाता है। रूही जब यह नजारा देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि ये सब किसका की हुआ है। उसने किसी को कॉल किया और ऑर्डर देते हुए बोली, सानिया का वीडियो को वायरल कर दो, ये काम 6 बजे तक हो जाना चाहिए। और हाँ एक बात, सोहेल वाले वीडियो को छोड़ के बाकी सारी वीडियो वायरल कर दो। याद रखना चाहे जो हो जाए यह वीडियो तब तक इंटरनेट से हटना नहीं जब मैं न चाहूं। सामने से आवाज आती, बॉस कम हो जाएगा। उसके बाद फोन कट हो जाता है। रूही अपने मन में बोली, सानिया तेरा खेल खत्म, अब तू देख तेरे साथ में क्या करती हो। उसके बाद उसने एक बार फिर से किसी को कॉल किया और बोली, आज रात तक मुझे रस्तोगी ग्रुप ले शेयर को गिरा दो और यह बात मार्केट में फैला दो, जो भी उनकी मदद करेगा वो सीधी एरो कंपनी से पंगा लेगा। ये बोल वो फोन कट कर देती है। वो लोग अब भी आगे जा रहे थे कि तभी उन्हें अपने कार के आगे कुछ गाड़ी को टुकड़े हुए देखा, जिसे देख उसे चेहरे पे एक एविल स्माइल आ जाती है। वो अपने डर की तरफ देख बोली, अंकल चाहे कुछ भी ही जाए आप कार से बाहर मत आना। उसके बाद वो भी अपने कार से बाहर निकल जाती है। उसको बाहर आते देख वो सभी आदमी उसके पास आते हैं। उनमें से एक आदमी अपने दूसरे आदमी की तरफ देख बोला, चलना, वैसे हमें इसके रेप करके मरने का पैसा मिला है। वही दूसरा आदमी बोला, सही कहा तूने, इसके बहुत मजा आएगा। ये बोल वो भी हंसने लगा। वो आगे जाते हुए रूही को जैसे ही छूने को हुआ तभी उस पूरी जगह पे एक क्रैक की आवाज आई तो सबने जब उस तरफ देखा तो रूही ने उस लड़के के कलाई को ट्विस्ट कर दिया था, जिसे वो लड़का दर्द से चीख उठा। उसके बाद रूही ने जल्दी से अपने जेब से एक पॉकेट नाइफ निकाला और बिना वक्त गवाए उससे लड़के जुबान को उसके मुंह से अलग कर दिया। इसके करना एक बार फिर वो आदमी चीख इस बार की पिछले वाले से ज्यादा भयानक थी। वहां खड़े सभी लोग डर गए थे, लेकिन तभी वो सभी आदमी रूही पे अटैक करने लगे थे, लेकिन कोई भी रूही को छू भी नहीं पा रहा था।
रूही की फाइटिंग स्किल और उसके फास्ट रिएक्शन देख वो सभी हैरान थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि एक लड़की में इतनी ताकत कहां से आई है, क्योंकि रूही उनके है वार का मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। तभी वहां पे कहीं से कुछ गार्ड्स ने आके उन आदमी को संभाल लेते हैं। रूही उनकी तरफ एक नजर देखती है, फिर वहां से निकल जाती है। थोड़े टाइम रूही की कार एक 80 मंजिला बिल्डिंग के सामने आके कार रुकती है। रूही अपने चेहरे पे मास्क लगाए है उस कंपनी में चली जाती है। इस समय रूही के चेहरे पे कोई भी भाव नहीं था, उसकी आंखें सर्द और ऑरा बॉसी था। जो भी उसे देखता अपने आप ही खड़े होने पे मजबूर हो जाता था। तभी रूही के पास एक लड़का आता है। बॉस ने सभी डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के लोग को बुला लिया है। उनमें से कोई है जिसने हमारे डिजाइन को चुरा के हमारी रिवाल कंपनी को से दिया है। उसकी बात पे रूही कुछ नहीं बोलती, बस वहां से सीधा मीटिंग रूम चली जाती है, जहां पहले ही से लोग बैठे हुए थे। जैसे ही उन लोग ने डोर ओपन होने की आवाज आती है, जहां पे रूही का असिस्टेंट राज खड़ा था और वो मीटिंग रूम में सभी तरफ देखते हुए बोला, बॉस आ गई है। तभी केबिन में रूही आती है। रूही को देखते हैं वहां पे मौजूद सभी लोग के माथे से ठंडा पसीना आने लगा था। वहां पे किसी को समझ नहीं आता है था कि रूही में ऐसा क्या है, तो उसका प्रेजेंस से लोग अपने आप ही उसके रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं। रूही मीटिंग रूम आते हैं, क्वीन साइज चेयर पे बैठ जाती है। उसके बैठ ही वो एक नजर सबको देखता है, उसके बाद सबको बैठने का इशारा करती है। एक सवाल और जिनसे भी किया है वो सीधे से सामने आ जाना, तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन अगर मैंने पकड़ा तो याद रखना उसकी सजा बहुत है दर्दनाक होगी। उसकी बातें सुन सब लोग के अंदर तक डर से भर जाते हैं। रूही अपने कोल्ड आवाज में बोली, किसने हमारी डिजिंग को चुरा है, और जिसने भी यह काम किया वो सीधे से मेरे सामने आ जाए। लेकिन कोई भी उसके सामने नहीं आते हैं। फाइन, अब मुझे ही ढूंढना होगा। ये बोल वो अपने चेयर से खड़ी हो मीटिंग रूम से बाहर चली जाती है। वहां पे बैठे दो लोग के चेहरे पे एक शातिर स्माइल आ जाती है, लेकिन उन लोग को कोई देखे उसे पहले ही वो दोनों आप मुस्कुराहट को छुपा लेते हैं। वही रूही अपने केबिन में आती है और उसके पीछे पीछे राज भी आता है। राज रूही की तरफ देख बोला, बॉस अब क्या करेंगे, क्योंकि इन लोग ने तो सीसीटीवी को भी बंद किया था, जिसके के कारण कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। उसकी बात पे रूही ने डेविल स्माइल के साथ बोली, बस देखते जाओ जिसने भी यह किया है उसके साथ साथ कैसे मैं उस कंपनी को बर्बाद करती हूँ जिसने ये काम करवाया है। रूही की बात सुन राज क्यूरियस होते हुए बोला, बॉस आप क्या करने वाली है। रूही ने डेविल स्माइल के साथ बोली, जस्ट वेट एंड वॉच। उसके बाद वो राज को केबिन से बाहर भेज देती है। रूही जल्दी से अपना लैपटॉप ओपन कर उसमें एक एप्लीकेशन को चालू करती है, जिसमें उसके ऑफिस में कुछ सीक्रेट कैमरा लगा हुआ। ये सिचुएशन रूही ने अपने पिछले जन्म में भी फेस किया था और उसे ये भी पता था कि यह सब करने वाला कौन है, लेकिन पिछले जन्म में रूही ने सिर्फ इन लोग को सजा दी थी जिसने डिजाइन को चोरी किया था। लेकिन इस बार वो उसे कंपनी को पूरी तरह से दिवालिया कर देगी, ताकि अगली बार कोई भी कंपनी रूही के कंपनी के साथ ऐसा कुछ करने से पहले 100 बार सोच ले। रूही को अब यह अच्छे से जानती थी कि कुछ लोग को उनकी रेपुटेशन के साथ साथ लग्जरी लाइफ भी बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए वो अब ये कदम उठाकर उस कंपनी को बर्बाद कर ये एग्जाम्पल सेट करेगी कि कोई भी अगर उसके कंपनी से किसी भी तरह का चीटिंग या फिर कोई भी गलत करने की कोशिश करेगा तो रूही उससे एक झटके में उसकी दुनिया पलट देगी। रूह ने अपने लैपटॉप पे जल्दी जल्दी कुछ टाइप किए। उसकी टाइपिंग स्पीड बहुत ही तेज थी। रूही की उंगली उस पे बहुत ही स्मूथली चल रही थी। कुछ देर बाद रूही के लैपटॉप स्क्रीन पे एक वीडियो चलने लगा, जिसमें 2 आदमी डिजाइनर हेड के ऑफिस में से कुछ डिजाइन को लेकर जा रहे थे। तभी उनमें से एक का फोन बजा, जिसे देख रूही के चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ गई। रूही ने अपने पूरे कंपनी में सीक्रेट कैमरा इंस्टॉल करवाया था, जिसे के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। रूही ने जल्दी से अपने लैपटॉप प्री कुछ करने लगी। उसके स्क्रीन पे इस वक्त बहुत से कोडिंग दिखाई दे रहा था। वही दूसरी तरफ वो आदमी अपने फोन पे किसी से बात कर रहा था। जब उसने देखा कि उसका वाईफाई बंद है तो वो सबसे पहले अपने वाईफाई को ऑन करता है, जिसे कारण रूही ने इजीली उसके फोन को हैक कर लिए था। रूही ने उसके फोन से सभी इंपॉर्टेंट चीज कॉपी कर ली। इसी के साथ उसने उसके फोन जो हैक करके सभी इंफॉर्मेशन कॉपी किया और उसके फोन को फिर से नॉर्मल कर दी।
रूह प्रूफ को चेक कर, लेकिन तभी रूही की नजर एक वीडियो पे गई। रूही ने जब उसे वीडियो को देखा था उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। रूही ने गुस्से अपने दांत पिस लिया। रूही ने तुरंत ही अपने असिस्टेंट को बुलाया और उसे ऑर्डर देते हुए बोली, जाओ और रोहित और मोहित को लेकर आओ। उसकी बात पे राज ने आओ ना सिर हिला दिया और केबिन से बाहर चला जाता है। करीब 5 मिनट बाद रूही के सामने मोहित और रोहित खड़े थे। उनके चेहरे पे बहुत ही घमंड था। उन्हें अभी ऐसा ही लग रहा था जैसे उनके बारे में रूही को कुछ पता नहीं चलेगा। रूह उनका चेहरे के देख समझ गई थी कि यह दोनों को खुद पर बहुत ही कॉन्फिडेंस है, लेकिन रूही को ऐसे ही लोग पे वार करने में मजा आता था जो उसे अंडर एस्टिमेट करते थे। रोहित रूही की तरफ देख बोला, बॉस अपने ने हमें ये क्यों बुलाया है? उसकी बात से एरोगेंस साफ झलक रही थी। रूही ने उनकी तरफ देख फिर उसने रोहित से पूछा, रिवाल कंपनी से किया पैसा लिया है तुम लोग ने हमारे डिजाइन उनको देने के बदले में? रूही उसके सवाल को रोहित और मोहित के चेहरे के रंग उड़ गए, लेकिन फिर उन लोगों ने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। रोहित ने रूही की तरफ देखा फिर जल्दी ही अपने घबराहट को छुपाते हुए बोला, बॉस यह आप क्या बोल रही है? हम लोग इस कंपनी में पिछले 4 साल से है काम कर रहे, हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसके इतना कहते ही रूही ने उनके सामने अपने लैपटॉप में उस फुटेज को चलाकर दिखा दिया जिसमें वो दोनों लंच टाइम में डिजाइनिंग हेड के केबिन में जाते हैं और वहां से डिजाइन को चोरी किया था। फिर दोनों ने एक दूसरे को हाइफी देते हुए बोले, अब देखते उस तीखी मिर्ची को कैसे इस कंपनी के सीईओ की चेयर को बचाती है। ये कंपनी भले ही रूही की थी, वो इस कंपनी के फाउंडर थी, जिसे कारण उसने अपने कंपनी में सबको पता था कि फाउंडर को किसी के सामने आना पसंद नहीं है, इसलिए वो कंपनी के सीईओ को अपॉइंट कर रहे हैं। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं था कि रूही ही इस कंपनी की मालिक है। रूही ने उन दोनों के चेहरे को रंग को उड़ता देख उसने एक डेविल स्माइल के साथ बोली, अब तुम लोग अपना मुंह खोला कि तुमने ये सब क्यों किया। उसकी बात पे रोहित और मोहित जल्दी से उसके पैर में गिर गए, लेकिन जैसे ही उन लोग ने उसके पैर को पकड़ने को हुए रूही 2 कदम पीछे हो गई, जिसे उनके चेहरे पे गुस्सा आ गया। लेकिन फिर भी वो लोग अपना सर झुका के बोले, बॉस प्लीज हम माफ कर दो, हम लालच में आ गए थे। वो लोग आगे कुछ बोलते उसे पहले ही एक बार फिर केबिन का डोर ओपन हुआ। इस बार राज ने कुछ लड़कियों को केबिन लेके आता था। उन्हें देख तो अब रोहित और मोहित के पसीने छूट गए थे। डर से दोनों के चेहरे पीला पड़ गया। उनके एक्सप्रेशंस देख के ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर में खून ही ना बचा हो। वो लोग रूही की तरफ देखने लगे जिसके चेहरे पे इन लोग को एक डेविल स्माइल थी। अब उन दोनों को सच में डर लग रहा था। रूही रोहित और मोहित की तरफ देख बोली, कैसे लगा मेरा सरप्राइज? उसके बाद उसने राज को कुछ इशारा किया जिसे समझ राज उन लड़की की तरफ देख बोला, तुम लोगों डरने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को बॉस हैंडल कर लेंगी, लेकिन उसे पहले बॉस चाहती है कि तुम लोग इन्हें अपने तरीके से पनिश करो ताकि आगे से कभी भी ये किसी सर के साथ ऐसा ना करे। उन लड़कियों ने रूही की तरफ देखा। उसके बाद किसी ने अपनी सैंडल और किसी ने बेल्ट से रोहित और मोहित को मरते हुए केबिन से बाहर की ले जाने लगी। उनमें से एक लड़की उसको मरते हुए बोली, तुम दोनों की वजह से हमसे हमारा सब कुछ छीन गया। तभी दूसरी लड़की बोली, बहुत शौक है न तुम लोगों लड़कियों को ड्रग्स देकर उनका एमएमएस बनके ब्लैकमेल करने का। वही पूरी ऑफिस स्टाफ ये सब देख रही थी। वो लोग बहुत ही हैरान थे। बात ये थी कि जब रूही ने रोहित का फोन हैक किया था तब उसने रोहित के सभी डाटा कॉपी कर लिए था, और जब उसने उसे कॉपी को डाटा को चेक किया तो उसकी नजर उस वीडियो पे चली गई जिसमें रोहित और मोहित दोनों ही लड़कियों के साथ गलत कर रहे थे और फिर उन्हें ब्लैकमेल, ऐसे बहुत से वीडियो उसमें थी, जिसे देख रूही को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके फोन में जितने भी वीडियो थे उनमें से कोई उसके ऑफिस के थे तो कोई बाहर के थे, इसलिए उसने उन लड़कियों को यह उन्हें पनिशमेंट देने के लिए बुलाया था। रूही ने एक रौबदार आवाज में बोली, स्टॉप। उसके स्टॉप बोलते ही सभी लड़कियां रुक गई तो कुछ गार्ड्स ने आगे आके रोहित और मोहित को उठा लिया और उन्हें अपने साथ ले गए। उसके बाद उन लड़कियों ने रूही की तरफ देखा, तभी एक लड़की आगे आते हुए, थैंक यू बॉस हमारा सपोर्ट करने लिए। जब से हमारे साथ यह घटना हुई थी तब से हमारे मॉम और डैड ने हमसे मुंह मोड़ लिया था, उन्हें हम ही गलत लग रहे थे।
उन्हें लग रहा कि यह सब जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है ये सब में हरा भी बराबर हाथ है। तभी दूसरी लड़की बोली, बॉस हमने तो पुलिस में कंप्लेन करने की भी सोची तो हमारे पेरेंट्स को हमसे ज्यादा अपनी इज्जत को पड़ी थी, लाश बन के रह गए। ऐसे सबने कुछ न कुछ बोला रहे थे, तभी एक आगे आते हुए बोली, बॉस आपने हमने हमें समझा और हमारा सपोर्ट भी किया, इसलिए आज से हम आपके साथ पूरे होनेस्टी और मेहनत के साथ काम करेंगे ताकि हम आपको कभी भी अकेले नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। ये बोल वो लड़की एक फिर रूही को थैंक यू बोल रही थी। उन लड़कियों को बात सुन रूही ने अपना सर हिलाया और बोली, मुझे खुशी है कि तुमने हार नहीं मानी, वरना कुछ लोग तो उस सो कॉल्ड समाज को अपने लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस देने लगते हैं जैसे कि वो लोग उनका राशन का खर्चा चला रहे हो। इसके बाद उसने एक पूरे ऑफिस में एक अनाउंसमेंट किया, हम अपने ऑफिस में एक ऐसा डिपार्टमेंट में भी बनाएंगे जहां पे आप लोग की कभी भी अपने साथ करने वाले के बारे में कंप्लेन करेंगे, अगर कंप्लेन इन्फॉर्मेशन सही होगी तो उस इंसान को सजा मिलेगी, लेकिन अगर किसने ने भी झूठी कंप्लेन की तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। उसके इस बात पे पूरी कंपनी खुश हो गई कि क्योंकि सबको पता था कि कंपनी में कोई न कोई ऐसा होता ही जो लड़कियों को अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। उसके बाद रूही वहां से निकल जाती है। राज रूह को देख एडमिरे अपने मन में बोला, बॉस बादस है। उसके बाद वो वहां से निकल गया। केबिन में आने के रूही ने राज से कुछ कहा, जिसे सुन के बाद राज ने हैरानी के साथ रूही को देखा और अपनी में बोला, कमाल है। नहीं नहीं, कमाल के साथ साथ बॉस खतरनाक है, जो उलझेगा बॉस से बॉस करेगी उसके बड़े गग। उसके बाद वो केबिन से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अरमान अपने केबिन में बेहा काम कर रहा था। पूरे केबिन में इतनी शांति थी कि वहां पे सिर्फ अरमान के लैपटॉप की टिक टिक की आवाज आ रही थी। तभी केबिन के शांति को तोड़ते हुए अरमान के फोन की रिंगटोन बजने लगता है। अरमान फोन अपने फोन की तरफ देखता है और जैसे ही फ्लैश हो रहे नंबर को देखता है तो वो तुरंत फोन पिक कर लेता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, बॉस आज लेडी बॉस पे हमला हुआ था, हम कुछ करते उसे पहले ही वहां पे कुछ गार्ड्स आ गए और उनके गार्ड्स ने उन लोगों को जिसने हमला किया था उन्हें अपने साथ ले गए। हमने अपने कुछ गार्ड्स को उनके पीछे भेजा, लेकिन आगे जाके उनकी कार ब्लास्ट हो गई, जिसमें से लेडी बॉस के गार्ड्स को सही सलामत थे, लेकिन हमला करने वाले मारे गए। उसकी बात पे अरमान बस हम बोलता है और फोन कट कर देता है। दूसरी तरफ एक कार में सानिया और सोहेल एक दूसरे को किस कर रहे थे। उनकी गाड़ी में पार्टीशन थी। सानिया सोहेल की तरफ देख बोली, बेबी के उस रूही का खेल अब तक खत्म हो गया होगा। उसकी बात पे सोहेल बोला, ऑफ कोर्स बेबी हो गया होगा, क्योंकि मैंने उस पे एक बार नहीं 2 बार हमला करवाया है। अगर वो मेरे एक वार से बच भी जात है तो दूसरे से उसका बचना नामुमकिन है। वो आगे कुछ बोलता उसे पहले ही एक उन दोनों को एक जोरदार झटका लगता है, जिसे सानिया जो कि सोहेल के गोद में बैठी थी और सोहेल आगे की साइड झुक जाते हैं, जिसे सानिया का सिर फ्रंट सीट लग जाता है, जिसे सानिया के सिर से खून निकल रहा था। एक बार फिर से सोहेल की कार को झटका लगता है, जिसे सोहेल का सिर कार की डोर से लगा जाता है और उसके हाथ भी डोर से लग जाता है। इसी के साथ वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। वही आगे वाला ड्राइवर बेचारा, उसको को तो पहले ही इस हमले के लिए बता दिया गया था, इसलिए वो ड्राइवर इस हमले की तैयार था। ये ड्राइवर अरमान के लिए बहुत ही वफादार है, इसलिए जब इससे नील ने फोन ड्राइवर को फोन किया तो उसे इस अटैक के बारे में सब बता देता है, जिसे सुनने के बाद उसके सिटी पिटी गुल हो गई थी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया और तैयार भी कर लिया था। ठीक 5 मिनट बाद 2 ट्रक ने सोहेल की कार पे हमला कर दिया। अरमान पहले कभी भी सोहली को बिना बॉडीगार्ड के बाहर जाने नहीं देता था, लेकिन जब से उसका रीबर्थ हुए था तब से अरमान ने सभी गार्ड्स को जाता दिया था, क्योंकि जिस सांप को पाल रहा था वही सांप उसको डसने के लिए जहर को जमा रहा था। दूसरी तरफ आर के कंपनी में आर्यन अपना कुछ काम कर रहा था कि तभी उसके डोर नॉक होता है। आर्यन अपनी सख्त आवाज में बोला, कम इन। उसके इतना बोलते ही एक लड़की अंदर आई। वो आर्यन की तरफ देखते हुए बोली, बॉस इस फाइल पे आपकी साइन चाहिए ताकि यह फाइल माथुर कंपनी में दिया जा सके। उसकी बात पे आर्यन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। जब वो लड़की आर्यन के पास उसे फाइल देने को हुई कि तभी वो हैरानी से बोली, आप। उसके इस तरह से हैरान आवाज तो वो अपना सर ऊपर करके देखता है तो उसकी आंखों में भी हैरानी दिख रही थी, लेकिन साथ में एक चमक भी थी।
दूसरी तरफ राज रूही के केबिन में आते हुए एक फाइल आगे करता है और बोलता है, बॉस जैसा आपने कहा था वैसा हो गया, हमने जो डिजाइन को कल मीटिंग रूम में मिस्टर राजेश्वर को दिखाने वाले थे वो हमने आज ही दिखा दिया है। उसकी बात पे रूही ने हाँ में सर हिला देती है। उसके बाद रूही अपने लैपटॉप पे कुछ करने लगती है। थोड़े ही टाइम में एक न्यूज पे कुछ वीडियो वायरल होने लगती है जिसने रूही ने उन प्रूफ को अपलोड किया था जिसे रोहित और मोहित ने चुराया था। इसी के साथ उसने उस कंपनी पे कैसे भी कर दिया जिसमें उसने एपोलॉजी के तौर पे उनसे 6 करोड़ की फाइन की डिमांड की थी। रूही ने ऐसा करके उस कंपनी को लगभग का दिवालिया कर दिया था और साथ ही साथ ये भी अनाउंस कर दिया था कि जो भी कंपनी इस कंपनी के साथ काम करेगी उस कंपनी को एरो कंपनी के साथ नहीं काम करने का मौका मिलेगा और नहीं इन्वेस्ट, क्योंकि रूही की कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी। रूही ने इस कंपनी को तब शुरू किया था जब वो 18 साल की थी। रूही ने इस कंपनी को अपनी मेहनत से बनाया था। आज के समय में रूही की इस कंपनी का टर्नओवर 1500 करोड़ का था। किसी को नहीं पता था कि यह कंपनी रूही की है। रूही ने उस कंपनी की सभी तरीके से हवाया उड़ा दी थी। भले ही किसी ने रूही की देखा नहीं था, लेकिन अगर बात बिजनेस वर्ल्ड पे राज करने की आती थी उसमें किंग अरमान और क्वीन रूही को माना जाता था। हॉस्पिटल में सोहेल बेड पे लेटा हुआ था, वो अभी बेहोश था। उसके वार्ड में इस वक्त उसकी मां पूनम मालिक थी जो कि अपने बेटे की ऐसी हालत देख रो रही थी कि तभी उन्हें किसी का फोन आता है तो वो जल्दी से फोन पिक कर सिसक रही थी। दूसरी तरफ से कोई कुछ बोलता उसे पहले ही पूनम जी बोली, आप कहाँ है, देखिए ना किसी ने हमारे बेटे पे हमला किया है। जैसे ही सामने वाले ने उसकी बात सुनी तो वो उसको शांत करते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द उसके बारे में पता लगा लूंगा। उसके बाद जब दोनों साथ में उसे हिसाब बराबर करेंगे और रही मैं कहा हूं तो तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं वापस आ रहा हूं, वो भी उसके साथ। फिर देखते हैं ये मालिक और राजवंश फैमिली हमसे कैसे बचती है। बस तुम वो करो जिसके लिए तुम्हें वहां भेजा गया है। एक बात याद रखना, कुछ भी करो लेकिन अपना काम पूरा करना और खुद का ध्यान रखना। उसकी बात पे पूनम ने अपना सर हाँ में हिला देती है। अब उसके चेहरे पे कोई आंसू नहीं बल्कि गुस्सा था। वो अपने मन में बोली, बहुत जल्द दोनों परिवार को मैं अपने पैरों के नीचे रोट दूंगी। उसके बाद वो किसी को कॉल करती है और कुछ इंस्ट्रक्शन देने लगती है। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।